हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर एक और नई मूवी को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये दरअसल हमारी कहानी जो है बैटमैन द थ्री जोकर्स के ऊपर होने वाली है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि बैटमैन की अब तक जितनी भी सीरीज़ आई हैं या जोकर की जितनी भी सीरीज़ आई हैं, उनके अंदर ये मैं वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ मानता हूँ, क्योंकि इस पूरी की पूरी स्टोरी का जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ बैटमैन और जोकर के ऊपर था। इसके अंदर हमने जोकर की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना। और इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ। तो इससे पहले हमारे पास एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर इवेंट आया था जिसका नाम डार्क साइड वॉर था, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से डार्क साइड और मॉर्बियस नाम के खतरनाक किस्म का खतरा इस डीसी यूनिवर्स के ऊपर मौजूद होता है, जहां पे बैटमैन जो है सारे के सारे खतरे से निपटने के लिए मॉर्बियस चेयर को अपने हाथों में ले लेता है। और जैसे ही बैटमैन मॉर्बियस चेयर के ऊपर बैठता है तो वो गॉड ऑफ द नॉलेज बन जाता है, जिसके पास बैटमैन के पास इस यूनिवर्स के अंदर होने वाली हर एक चीज के बारे में नॉलेज आ जाती है। और मॉर्बियस चेयर के ऊपर बैठने के बाद बैटमैन सबसे पहला सवाल यही करता है कि जोकर कौन है, उसका ओरिजिन क्या है और उसका असली नाम क्या है। और बैटमैन ये बात सुन के तब काफ़ी ज़्यादा शॉक में जब उसको ये बात पता चलती है कि दरअसल यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन जोकर मौजूद हैं। तो इसलिए उसके बाद से ही हमारे पास ये बहुत बड़ी मिस्ट्री आ गई थी कि तीन जोकर्स है कौन। तो इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर हमने बेसिकली तीन जोकर्स को देखा था और हम जानेंगे उनमें से कि असली जोकर कौन सा है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी एक बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, ट्विस्ट से और टर्न से भरी हुई है। इसके अलावा मैं सीरीज़ को पहले अपने चैनल के ऊपर अलग अलग एपिसोड्स में शेयर कर चुका हूं और अब मैं उसको एक मूवी की फॉर्म में शेयर कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने पहले इस सीरीज़ को नहीं देखा था वो दोबारा से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप डार्क साइड वॉर को देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर और चाहते हैं कि मैं उसको भी एक मूवी सीरीज़ के अंदर शेयर करूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने इस पूरी की पूरी मूवी को स्टार्ट करते हैं और उसके एंड में फिर हम कुछ डिस्कशन करेंगे ही। हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही ज्यादा डार्क इमेज के साथ होती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि हम देखते हैं कि थॉमस वेन का यहाँ पे जो मकबरा होता है, यानी कि उनकी जो कब्र होती है उसके ऊपर से होती है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि बैटमोबाइल आती है और उस पूरे के पूरे ग्रेव स्टोन को तोड़ते हुए चीरते हुए आगे की तरफ चले जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल उस बैटमोबाइल के अंदर से बैटमैन उतरता है, जो कि इस वक्त काफी जख्मी हालत के अंदर है। तो इसलिए इस वक्त उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसके सामने है तो क्या है। और हम इस तरह से बताया जा रहा होता है हर जख्म जो है वो वक्त के साथ भर जाता है। पहले तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जख्म तुम्हारी जान ही ले लेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता है तुम इस बात को समझ जाते हो कि ये भरना शुरू हो चुका है। और इसी तरह हमारे पास कहानी ट्रांसफर होती है हमारी बैट केव के अंदर, जहाँ पे हम अलग अलग बैटमैन के कॉस्ट्यूम्स को देख सकते हैं, अलग अलग विलन्स के गैजेट्स को देख सकते हैं, अलग अलग विलन्स के कॉस्ट्यूम्स को देख सकते हैं। और वहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर भी मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हुई है और वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स। तो अल्फ्रेड बोलता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उनके मार्कर्स को बिल्कुल फिक्स कर दूंगा, पहले मैं एक बार आपको तो फिक्स कर दूं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे बैटमैन का कॉस्ट्यूम उतारा हुआ होता है और हम देखते हैं कि बेसिकली अल्फ्रेड बैटमैन की बहुत बुरी तरीके से मुरम्मत कर रहा है, क्योंकि बैटमैन यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी होकर जो आया है आज। और हम देखते हैं कि अल्फ्रेड सीधा वहाँ पे कैंची लेता है और बैट कॉस्ट्यूम को चीर देता है, फाड़ देता है, ताकि जल्द से जल्द वो बैटमैन के जख्मों को देख सके। और इसी तरह हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे जो जख्म है बैटमैन की बॉडी के अंदर ये काफी खतरनाक है। और अल्फ्रेड यहाँ पे जो बेसिकली उनके जख्मों को स्टिच करना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि दरअसल हमें यहाँ तो साथ साथ ये वाले जख्म तो दिखाई जा ही रहे हैं। इसी तरह अल्फ्रेड पूछता है तो आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ था। तो बैटमैन बताता है कि वो एक अम्ब्रेला थी। तो हम देखते हैं कि दरअसल हमें दिखाई जा रहा होता है कि बैटमैन की बॉडी के अंदर एक अम्ब्रेला को घुसाया गया पेंगुइन के जरिए। और हम देखते हैं कि इसी तरह जब अल्फ्रेड उनकी बॉडी को स्टिच कर रहा होता है तो हम बैटमैन की बैक साइड को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से स्क्रैचेस से भरी पड़ी है। तो ये बात हमें बता रही है कि ये बैटमैन कितना ज्यादा एक हार्डकोर इंसान है। इसी तरह हमें बैटमैन का पहला घाव दिखाया जाता है जिसमें हम उसकी रीढ़ की हड्डी को कुछ उभरा हुआ देख सकते हैं। तो वो हमें दरअसल फ्लैशबैक में बताया जा रहा है कि वो कुछ इस तरीके से हुआ था जब बेन ने बैटमैन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन के चेस्ट के करीब एक और निशान मौजूद है। तो हमें पता चलता है कि दरअसल वो रिडलर ने जो है अपनी पूरी की पूरी स्टिक को गर्म करके उसके कॉस्ट्यूम के ऊपर लगाया था, जिसकी वजह से वो निशान बन गया। इसके अलावा ब्रूस वेन के चेस्ट के ऊपर जो है 3 पंजों के निशान हैं और वो हमें पता चलता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि सलीना काइल यानी कि कैट वुमेन से मिले हैं। इसी तरह हम यहाँ पे उसके किलर क्रॉक के दांतों के निशान देख सकते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। इसके अलावा हम उसके जो है ट्राइडेंट के निशान देख सकते हैं उसकी कमर के अंदर। इसी तरह हम यहाँ पे जोकर के वॉर का निशान देख सकते हैं, जो कि उसने गोली मारी थी बैटमैन को, जो कि उसके हाथ के आर पार हो गई थी। इसी तरह हम जोकर का एक और शॉट देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जोकर ने अपने एसिड्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रूस वेन की बॉडी को जला दिया था। और इसी तरह हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ज्यादातर जो पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर मार्क्स है ब्रूस की, वो किसी और की बदौलत नहीं बल्कि जोकर की ही बदौलत है। तो हमारे कॉमिक का स्टार्ट बेसिकली इन्होंने इतने ज्यादा जबरदस्त और शानदार तरीके से करा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब बैटमैन का एक वो साइड दिखाना जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है, किस तरीके से वो पेन को सहता है, ये जबरदस्त किस्म की चीज है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रूस वेन यहाँ पे जब अपने सारे के सारे जख्मों को मरम्मत करवा ही रहा होता है तो अचानक वो अपने पुराने फ्लैशबैक के अंदर चले जाता है जब वो बच्चा हुआ करता था और द मार्क ऑफ जोरो मूवी देखने के लिए गया था। और वहीं से हम देखते हैं कि ब्रूस वेन बोलता है कि ये मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है।
तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ब्रूस वेन का वो ओरिजिन सुनाया जा रहा है जो कि लिटरली बैटमैन के हर एक फैन को ज़बान याद होगा। मतलब कि वही पर्ल नेकलेस जो कि ब्रूस वेन की माँ के गले के अंदर मौजूद था और गोली लगने से वो बिखर जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है और ये पूरा का पूरा हादसा ब्रूस को अकेला छोड़ देता है और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि बैटमैन बनता है। और इसी तरह में साथ में ब्रूस अपने दिल के अंदर ये सोचता हुआ बता रहा होता है, हाँ तुम सही कहते हो कि कभी कभार वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि उनको वक्त भी नहीं मिटा पाता। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से अल्फ्रेड बोलता है, क्या आप इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि ये आपका स्कार जो है ये आपकी बॉडी के ऊपर एक निशान छोड़ देने वाला है? ब्रूस, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि ब्रूस बेसिकली अपनी उन्हीं मेमोरीज, उन्हीं फ्लैशबैक्स के अंदर खोया हुआ है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली न्यूज के अंदर बताया जा रहा होता है, अब हम वापसी लौट कर आ चुके हैं क्राइम सीन के ऊपर और हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपके कमरे में कोई बच्चा या कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो कि डिस्टर्बिंग फुटेज नहीं देख सकता है तो आप उनको फौरन से हटा लीजिए, क्योंकि लास्ट मेंबर ऑफ द मॉक्सॉन क्राइम फैमिली को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया है, जो कि लुइस रेस्टोरेंट के करीब गौतम में आज रात ही हुए हैं। विटनेस ने बताया कि किस तरीके से जो किलर था वो कोई और नहीं बल्कि जोकर था और ऐसा लग रहा है कि उस पूरे के पूरे जोकर ने अपनी क्राइम की लहर को दोबारा से गौतम सिटी के अंदर फैलाना शुरू कर दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें यह बताया जा रहा होता है न्यूज में कि किस तरीके से जोकर ने आके एक और आदमी को मार दिया है। तो बैटमैन जो कि अभी इतना जख्मी था जिससे इस वक्त चला भी नहीं जा रहा था, जब वो इस न्यूज को सुनता है तो वो फौरन अपने कॉस्ट्यूम की तरफ बढ़ता है उसको पहनने के लिए। इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है बारबरा गॉर्डन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि दरअसल अपने जिम के अंदर मौजूद होती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे अपनी स्पीड को तेज करते हुए अपने गुस्से को निकालने की कोशिश कर रही होती है। और बेसिकली वो यहाँ पे ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसके दिमाग में उसको फ्लैशबैक याद आ रहा है कि किस तरीके से जोकर ने द किलिंग जोक वाले पूरी की पूरी सीरीज के अंदर उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके जान से मारने की कोशिश करी थी। और इसी तरह देखते हैं कि बार-बार गुस्से में इतना ज्यादा तेज स्पीड मेल के ऊपर भाग रही होती है कि स्पीड मेल ही खराब हो जाती है। और अगली बार हम देखते हैं कि इसी तरह बार-बार जो है वो अपने जिम के वॉशरूम में जाके अपने आप को फ्रेश कर ही रही होती है, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर वो सारे के सारे घावों को महसूस कर रही होती है जो कि जोकर ने उसको दिए हैं। और ये देख के बारबरा और भी ज्यादा गुस्से में आते जा रही है। लेकिन इसी के बाद हम लोग यहाँ से अपने रेड हुड के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि रेड हुड बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों को जबरदस्त तरीके से पेल रहा होता है क्योंकि वो लोग जोकर के लिए काम करते हैं। और इसी तरह वो यहाँ पे आपको पता ही है कि रेड हुड जब मुकाबला करने पे आता है तो वो कितना ज्यादा ब्रूटल हो जाता है और इसीलिए वो यहाँ पे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार ही रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो तीनों लोगों को दिखाया जा रहा है वो कुछ खास वजह से दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो बैटमैन और जोकर का रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, लेकिन बारबरा गॉर्डन के साथ भी जोकर ने बहुत ही ज्यादा बुरा करा था और उससे ज्यादा बुरा करा था उन्होंने रेड हुड के साथ, यानी कि जोकर ने बेसिकली रॉबिन को मारा था बहुत ही बुरी तरीके से, जिसकी वजह से वो आगे चल के जाके रेड हुड बनता है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है बेसिकली रॉबिन को यहाँ पे याद आ रही होती है रेड हुड को, और इसीलिए वो उसको सोच के और भी ज्यादा ब्रूटल हो रहा होता है और उन लोगों को और भी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। और इसी तरह रेड हुड पूछता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार जोकर कहाँ है? तो वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता, वो हमें कभी भी कुछ नहीं बताता। तो रेड हुड उनको पेलते हुए बोलता है, हाँ मैंने इस बात का अंदाजा लगा ही लिया था कि तुम महसूस को कुछ नहीं पता होने वाला, मैं तो बस यहाँ पे अपने लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए आया था। इसी तरह हम लोग यहाँ से क्राइम सीन के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जिन लोगों को मारा गया उनको बेसिकली उसी तरह का सेम जोकर के कॉस्ट्यूम के अंदर उनके गेटअप के अंदर डाल के ही मारा गया है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे डिटेक्टिव्स वगैरह यहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है जिम्बो? तो वहीं से कहता है कि देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना कि जोकर ने भी कुछ टाइम पहले मॉक्सॉन फैमिली के एक मेंबर को मारा है और ठीक उसी वक्त उस बास्टर्ड ने इन तीनों लोगों को आके पॉइजन कर दिया है। जोकर एक वक्त के अंदर 3 जगहों पे कैसे हो सकता है? तो ऐसे जिम गॉर्डन बोलते हैं कि ये तो ऑब्वियस है कि वो किसी के साथ काम कर रहा है और हो सकता है कि उसमें से सिर्फ एक ही असली जोकर है, बाकी 2 वो इम्पोस्टर्स हो सकते हैं, बुलॉक। तो वहीं से वो पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि वहां पे जो मॉक्सॉन फैमिली को मारने वाला था वो जोकर ही था, क्योंकि जोकर की उनसे पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इसके अलावा वहां पे आई विटनेसेस भी मौजूद थे। तो वहां से दूसरा पुलिस वाला कहता है कि उसमें आई विटनेसेस वाली बात ही क्या है? अगर कोई भी इंसान अपने मुंह पे मेकअप करके और ग्रीन विग पहन कर आ जाए तो आधे से ज्यादा गौतम उसको वैसे भी जोकर ही समझेगा ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे जोकर के रूप में कोई ये सारे के सारे काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस चीज की बात करें जहाँ पे एक पूरी की पूरी बटर नाइफ के जरिए कॉमेडियन की जो है जबान को लाइव स्ट्रीम के ऊपर काट के अलग कर दिया हो, तो ये वो चीज है जो कि जोकर कर सकता है। तो बुलॉक बोलता है कि मैं तुम दोनों की बातों के ऊपर शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम दोनों की बात गलत है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मौजूद था जिसने ये एस केमिकल के अंदर ये सारा का सारा आज कांड करा है, यही असली जोकर है। क्योंकि मुझे पता है कि जोकर का किस तरीके से काम करने का स्टाइल है और ये देख के मैं साफ तरीके से कह सकता हूँ कि ये जोकर नहीं किया है। मतलब उनकी चेहरों की तरफ देखो, उन्होंने उसकी क्या हालत करी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जिम गॉर्डन पीछे की तरफ पलटते और कहते हैं 3 क्राइम सीन्स 3 जोकर्स, आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो इसी तरह वहीं से बैटमैन आता है और वो कहते हैं कि बैटमैन होपफुली हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि तुम इस चीज के ऊपर अपनी रोशनी डाल सकते हो। तो वहीं से बुलॉक बोलता है कि हाँ बैट्स, तुम ही हमारी मदद करने की कोशिश करो ना। वैसे भी हमने इसके ऊपर शर्त लगाई हुई है कि असली जोकर कौन है, क्या वो है जिसने मॉक्सॉन की फैमिली को मारा है, या फिर वो जिसने उस मोटे आदमी को मारा है, या फिर वो जोकर है जो कि इन तीनों को यहाँ पे आज मार के गया है? तुम्हारा क्या ख्याल इस बारे में? हाँ। तो वहीं से बैटमैन उनकी तरफ आके देखता है और पूछता है,
क्या ये तीनों के तीनों लोग इस केमिकल के अंदर ही काम करते हैं? तो वहीं से जिम गॉर्डन बोलते हैं कि हाँ, ये यहाँ के अकाउंटेंट और स्टाफ मेंबर्स थे और जोकर ने इनको यहाँ पे आके ही जान से मारा होगा। तो इसी तरह वहां से पुलिस वाले भी पूछते हैं, तो बैटमैन तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये लोग कौन हो सकते हैं? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि इनके फिंगरप्रिंट्स की तरफ देखो जरा, जिस केमिकल के जरिए इनकी पूरी की पूरी स्किन को ब्लीच किया गया है उसके जरिए इनके पूरे के पूरे फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया गया है। यही सेम केमिकल जो है इनके पूरे के पूरे डीएनए के अंदर जाके उसको बर्बाद कर देता है। तो इसलिए डीएनए टेस्टिंग भी हम नहीं कर सकते हैं और इस केमिकल की वजह से इनके पूरे के पूरे फेशियल मसल्स को तोड़ कर रख दिया गया है, इनके जबड़े टूट चुके हैं। तो इसलिए इनके डेंटल रिकॉर्ड्स भी हमारे काम नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे सामने 3 लाशें पड़ी हैं ये हमारे लिए अनआइडेंटिफाइबल बन चुकी हैं। हम इनका पता नहीं लगा सकते कि ये लोग कौन है और कौन नहीं। तो वहीं से बुलॉक बोलता है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे बैट्स? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो वहीं से बुलॉक बोलता है कि हम किस बारे में ठीक कह रहे थे, क्या तुम हमें बताना चाहोगे? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि ये लोग जो है वो होमलेस हो सकते हैं। तो बुलॉक बोलता है कि आखिरकार ये किससे बात कर रहा है जिम्बो, हमने तो ये बात कभी कही नहीं। तो बैटमैन बोलता है कि यहाँ पे उन 3 लोगों को रिप्रेजेंट किया गया जिन 3 लोगों के साथ हादसा करने की कोशिश की गई है, जो 3 लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे आज रात के अंदर। इसका मतलब जोकर अपने क्लूज को यहाँ पे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से बुलॉक बोलता है, भाई मुझे तो लगता है कि बैटमैन का स्क्रू ढीला हो गया, वो अपने आप से क्यों बातें कर रहा है? वहीं से बैटमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि जोकर चाहता है कि हम उसके पूरे के पूरे कांड के ऊपर फोकस करने में लगे रहें और जो ट्रक उससे यहाँ से चुराया उसको हम बिल्कुल ही भूल जाएं। तो वहीं से जिम गॉर्डन आते हैं और बोलते हैं, बैटमैन अब क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम आखिरकार किससे बात कर रहे हो? और इसी तरह वहां ऊपर से आवाज आती है कि वो मुझसे बात कर रहा है कमिश्नर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि बैट गर्ल भी मौजूद होती है और बैटमैन बेसिकली अपने केस की बातें उनसे कर ही रहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैट गर्ल पूछती है, क्या ये वही जगह है ना जहाँ पे वो गिरा था, ये वही जगह है ना जहाँ पे जोकर पैदा हुआ था? तो हम देखते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर यहाँ पे मौजूद होता है जिसके अंदर जोकर गिर के ही वो जोकर बनता है। और वहीं से बैट गर्ल बताती है कि मैंने सिक्योरिटी कैमरास को चेक करने की कोशिश करी है, जिसमें आधे से ज्यादा तो चल नहीं रहे थे और जो चल रहे थे उन कैमरास की फुटेज के अंदर जोकर ने खुद उन कैमरास के अंदर अपनी आंखों को आंखें डाल के देखा है। तो बुलॉक बोलता है कि इसका क्या मतलब है बैट गर्ल, क्या वो ये बताना चाहता है कि वो यहाँ पे आया था, उसने ये सब किया है? तो बैट गर्ल बोलती है कि हाँ, यही सबसे बड़ी वजह जिस वजह से उसने वहां पे उस मर्डर सीन के ऊपर एक आई विटनेस को छोड़ा था। मतलब साफ है कि ये जोकर या फिर वो जो 3 जोकर हैं वो अपने आप को जो है दुनिया की नजर में लाना चाहते हैं और इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। तो इसी तरह बैट गर्ल बताती है कि इन सारी की सारी बातों को अगर हम एक साइड पे रखें तो बैटमैन हमें ये बात भी जानना जरूरी है कि यहाँ से एक वैन को चुराया गया और हम नहीं जानते हैं कि उस पूरे के पूरे ट्रक के अंदर क्या चीज मिसिंग है। तो इसे जिम बोलता है कि मैंने अपने सारे के सारे लोगों को उस ट्रक के ऊपर ढूंढने के लिए लगा दिया है बैट गर्ल। खैर मुझे बाकी क्राइम सीन्स के बारे में बताओ कि अगर असली जोकर यहाँ पे मौजूद था तो वो बाकी के क्राइम सीन्स किसने किए हैं? तो बैटमैन बोलता है कि देखो अभी के लिए तो मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। डिटेक्टिव बुलेक जो है उनसे कहें कि अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखें और जैसे इनको कुछ सबूत मिले तो वो मेरे पास आए। मुझे लगता है कि डिटेक्टिव बुलेक की जो पूरी की पूरी शर्त है उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने में भी और वक्त लगने वाला है। तो इसी तरह बैट गर्ल बोलती है, क्या इस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर इस बात के रिकॉर्ड्स को नहीं रखा जाता है कि कौन से टैंकर के अंदर कौन से केमिकल को फिल किया जा रहा है? तो वहीं से बुलेक बताता है कि इस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर पेपर वर्क का तो नाम और निशानी नहीं है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि इन सारी की सारी बॉडीज को देख के मैं यही अंदाजा लगा सकता हूँ कि इनको भी ठीक उसी तरीके के केमिकल मिक्सचर से मारा गया जिस जरिए जोकर को बनाया गया था। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि आखिरकार जोकर ये सब करके करना क्या चाहता है? बैटमैन बोलता है कि देखो अभी के लिए तो हम यही अस्यूम कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा लोगों की जानें लेना चाहता है, तो सबसे पहले हमें उसको तलाश करना होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे जो 3 बॉडीज पड़ी होती है अचानक उसमें से एक आदमी उठता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि हे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वहीं से वो पुलिस वाला बोलता है, ओ माय गॉड, इनमें से एक जिंदा है अभी भी। और वो आदमी हम देखते हैं कि पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। तो उसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहां पे एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उस आदमी को उस एम्बुलेंस के अंदर डाल के ले जाया जा रहा होता है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैं इस एम्बुलेंस के साथ जाऊंगा उसको हॉस्पिटल छोड़ने तक और उसके बाद मैं वहां से कॉमेडियन वाले क्राइम सीन के ऊपर चले जाऊंगा। तो जिम गॉर्डन बोलते हैं कि ठीक है, हम तुमसे उसी क्राइम सीन के ऊपर मिलेंगे। बैट गर्ल, क्या तुम्हें राइड की जरूरत है? तो बैट गर्ल बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास मेरी अपनी मौजूद है, थैंक्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन और बैट गर्ल जो है वो बेसिकली उस एम्बुलेंस के साथ जा रहे हैं और जिम गॉर्डन वगैरह वो दूसरे क्राइम सीन की तरफ जाएंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बैट गर्ल और बैटमैन जो है इस पूरी की पूरी वैन के साथ साथ जा तो रहे होते हैं और वो लोग आपस में यही सारी की सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ इतना ज्यादा अजीब क्यों हो रहा है। मतलब जोकर कभी भी कुछ ऐसा करना तो चाहता ही नहीं था ना, वो आखिरकार ये सारी की सारी हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उस एम्बुलेंस के अंदर एक आदमी आता है जो कि उस आदमी को जो कि जिंदा बच गया है वो उसको एक बेल्ट से बांधता है और उसको बेसिकली गला घोटना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि दरअसल वहां पे वो कोई और नहीं बल्कि रेड हुड होता है और बोलता है कि अब तुम मुझे सब कुछ बताने वाले हो, अब तुम्हारी हंसी मजाक बहुत हो चुका है, अपने मुंह से फौरन से उगलो कि आखिरकार ये जोकर कहाँ छुप के बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं कि एम्बुलेंस का ड्राइवर बोलता है कि व्हाट द हेल, ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे पूरी की पूरी वैन हिलना शुरू हो जाती है। तो बैट गर्ल बोलती है कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है।
तो बैटमैन बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो बैटगर्ल बोलती है कि तुम्हें एम्बुलेंस को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आदमी मरना नहीं चाहिए। तो बैटमैन अपनी बैटमोबाइल से निकलता है उसका ऑटो ड्राइव ऑन करते हुए और कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी बैटमोबाइल से सीधा उस एम्बुलेंस के अंदर कूदता है और अंदर आके देखता है कि दरअसल वहां पर रेड हुड मौजूद है। तो बैटमैन बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि वो भी एक विक्टिम के ऊपर अटैक करके, जो कि इस वक्त जोकर के पॉइजन का शिकार हुआ है। मुझे लगता है कि तुम इससे काम और बढ़ा दोगे, उसकी धड़कनें बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, तुम्हें उसको छोड़ना ही होगा अभी इसी वक्त। हुड तरह देखते हैं कि रेड हुड वहां पे बैटमैन की सुन नहीं रहा था, तो उन दोनों के बीच एक मुकाबला शुरू होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि बैटगर्ल बेसिकली अपने गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी की पूरी एम्बुलेंस के टायर को पंचर करके ब्लॉक करने की कोशिश करती है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से एक सन्नाटे वाले हाईवे के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त तेज बारिश और रात का सन्नाटा हो रहा है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे रोड के ऊपर से एक ट्रक बहुत तेजी से गुजरता है। लेकिन जब वो ट्रक वहां से गुजरता है तो उसके पीछे से उसमें से कुछ केमिकल गिर रहा होता है, क्योंकि दरअसल ये वही ट्रक है जो कि इस केमिकल से चोरी किया गया है। और हम देखते हैं कि इस ट्रक के अंदर कोई खतरनाक किस्म का पॉइजनस केमिकल मौजूद है, जो कि जोकर यहाँ पे लेके कहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इस पूरे के पूरे ट्रक से केमिकल मुस्तकिल तौर पे गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जोकर खासकर जानबूझ के जो है वो एक ट्रेल छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह देखते हैं कि जोकर वहां पे एक अपने घर के पास पहुंचता है अपने ट्रक को पार्क करते हुए और कहता है क्या जिंदगी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे जोकर जो है दरवाजा नॉक करते हुए अंदर घुसता है। और इसी तरह सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पे दरवाजे के अंदर से हम देखते हैं कि कोई शख्स आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक दूसरा जोकर ही होता है। तो इंडीड यहाँ पे हमें यहाँ पे एक साथ दो जोकर्स नजर आ रहे हैं। और वो बोलता है कि कॉमेडियन का काम मैंने तमाम करा और हर कोई समझ रहा है कि वो तुमने किया है, तुम्हें दूसरों का काम चुराने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, और वैसे भी ये शर्ट मेरी है बाय द वे। तो कहता है कि तुम्हारी शर्ट? तो वहीं से वो दूसरा जोकर मुस्कुराते हुए बोलता है देखो जरा, अब आखिरकार उन चीजों के लिए क्रेडिट कौन चुरा रहा है जो कि उन्होंने कभी की नहीं है। ये मेरी पूरे के पूरे करियर का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट और जबरदस्त किस्म का मैडनेस वाला एक्ट था, और जो भी तुमने अपनी जिंदगी में आज तक किया है उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। चलो कम ऑन, अब हमारे बॉस जो हमसे सुनना चाहते हैं कि हम लोग क्या कांड कर आ रहे हैं। तो वहीं से वो बोलता है ओहो, तो उसको लगता है कि वो बॉस है। तो कहता है कि वेल, उसको नहीं लगेगा तो किसको लगेगा, मतलब हम में से किसी एक को तो बॉस बनना ही था ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस घर के अंदर यहाँ पे तीनों के तीनों जोकर मौजूद है और वो जोर जोर से कुत्ते की तरह हंस रहे होते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन बोलता है कि इसकी पूरी की पूरी लाफ्टर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये एंटीडोट जो कि इसके पूरे के पूरे टॉक्सिन को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। मैं इसके सेकंड डोज को अभी देने की फौरन कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसकी हार्ट रेट को जो है डाउन किया जा सके। मुझे माफ करना कि ये सब यहाँ पे हो रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो बोलता है आदमी कि तुम इस बारे में श्योर हो कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो बैटमैन बोलता है कि जब तक ये काम रहेगा तब तक ये ठीक हो सकता है। और वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली बारबरा यहाँ पे आती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या करने का सोच रहे थे? तो रेडवुड बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं जोकर को तलाश कर लूं इससे पहले कि वो किसी और की जान ले। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि तुम यहाँ पे एक विक्टिम को इंटरोगेट करने की कोशिश कर रहे थे, विक्टिम को? तो वहीं से रेडवुड बोलता है कि विक्टिम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे जोकर के गुंडों से जो है सारी की सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मिली है कि जोकर ने बेसिकली इन सारे के सारे कामों के लिए उन लोगों को उठाया है जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं। जिस विक्टिम की तुम बात कर रही हो ना, उसके ऊपर रेप शीट चार्जेस लगे हुए हैं, वो डोमेस्टिक असल्ट के लिए, वो भी बच्चों के ऊपर अंदर किया गया था। वो तो बहुत ज्यादा लकी है कि तुम लोग उसको एम्बुलेंस से निकालने के लिए आ गए, वरना मैं तो उसको छोड़ता भी नहीं। तो वो बोलता है जेसन कि देखो, अगर तुम मुझे यहाँ पे लेक्चर देने वाले तो मैं उसके मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बैटमैन बोलता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या तुम जोकर का पीछा तब से कर रहे हो जब वो इस केमिकल के अंदर आया भी नहीं था? तो रेडवुड बोलता है कि मैं तो उसका पिछले एक हफ्ते से पीछा कर रहा हूँ जब वो अरकम असाइलम को तोड़ के भागा था। तो बैटमैन बोलता है कि वो तो मैं और बारबरा भी जब से ही कर रहे हैं, और मुख्तलिफ लोगों ने जिन्होंने जोकर को देखा उन्होंने इस बात को वेरीफाई कर दिया है, जिस बात का हमें शुरू से ही शक था जब वो भागा था, कि वो अब अकेला काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए अब हम भी अकेले काम नहीं कर सकते हैं, हमें साथ में काम करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली बैटमैन यहाँ पे बैटगर्ल और रेडवुड से ये बोल रहा है क्योंकि अब जोकर का खतरा ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो अकेले काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अब उनको भी एक साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जोकर्स के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि हमारे पास केमिकल्स आ चुके हैं। तो वहीं से जोकर बोलता है दूसरा वाला, हाँ हमें इसमें काफी ज्यादा मजा भी आया, तो अब बताओ कि आगे क्या करने वाले हैं? तो वहीं से तीसरा जोकर आता है और कहता है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं? हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, हम जो है एक बेहतर जोकर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो दोनों के दोनों जोकर जो कि काम कर रहे हैं वो तीसरे जोकर के लिए काम कर रहे हैं जो कि एक तरह का इनका बॉस है। और वो कहता है तुम में से एक जो है वो जाके पूरी की पूरी फैक्ट्री को सेटअप करेगा और तुम में से एक जो है वो यहाँ पे कास्टिंग कॉल के लिए मेरी मदद करेगा। अब हम जोकर को एक नया मतलब देने वाले हैं। तो वहीं से वो पहला जोकर बोलता है तुम अब चीजों को बहुत ज्यादा डिफाइन करना चाहते हो माय फ्रेंड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब थेट्रिक्स वो हमारी स्पेशलिटी ही है ना। और वहीं से वो दूसरा जोकर बोलता है और अगर बात की जाए टैलेंट की तो मेरे पास जबरदस्त किस्म की निगाहें हैं जो कि टैलेंट को फौरन से पकड़ लेती हैं। तो वहीं से जोकर बोलता है कि हाँ, इसीलिए तो तुम्हें द फेल्ड कॉमेडियन कहा जाता है। तो बताओ, अब सिक्का उछालने के साथ ही चूज करो कि तुम में से कौन कौन क्या चूज करेगा।
और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वो दोनों ही हेड्स को चूज करते हैं और वहां पे सिक्के के ऊपर भी हेड ही आता है। तो वो दोनों जोकर बोलते हैं कि मैं जीत गया। तो वहीं से वो जोकर एक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे और वहां पे नहाने का इंतजाम करोगे। इसी तरह हम यहाँ से गौथम एक्वेरियम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बैटमैन, रेड हुड और बैट गर्ल यहाँ पे अपने कुछ लीड्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे आते हैं, जिसमें जेसन को लग रहा है कि बेसिकली जोकर का अगला निशाना ये हो सकता है या फिर यहाँ से जोकर जो है वो काम कर रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो तीनों यहाँ से अंदर घुसते हैं और वहीं से हम देखते हैं कि बैट गर्ल बोलती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मेरे फादर मुझे अक्सर यहाँ पे लेकर आया करते थे। और बैटमैन बोलता है कि मेरे फादर ने ही इस जगह को बनाया है। तो वहीं से रॉबिन बोलता है कि मैं पहले कभी यहाँ पे आया नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है ब्रूस, क्या तुम पहले कभी आए हो? तो ब्रूस बोलता है कि मेरे तो पेरेंट्स ने ही इस जगह को बनाया है। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि ये तीनों की तीनों जोकर्स, तुम लोग समझ रहे हो ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो तुम्हें लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा ही हो रहा है? तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि देखो इसके अंदर कुछ अलग नहीं हो रहा है, जोकर ने इस तरह पहले भी बहुत ज्यादा लोगों को जोकराइज करने की कोशिश करी है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है रेड हुड, लेकिन इस बात को मत भूलो कि इससे पहले औरतों और मर्दों के साथ जो है जोकर ने अपना टॉक्सिन शेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं। लेकिन जो एविडेंस आज हमें मिले हैं उस पूरे के पूरे क्राइम सीन्स के ऊपर, वो हमें इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो तीनों के तीनों जोकर्स आज रात अपने कंट्रोल के अंदर मौजूद थे, उनके पास अपने मोटिव्स थे और उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए सब कुछ साबित कर दिया है। तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ क्लियर एक ही बात हो रही है और वो ये हो रही है कि तुम्हारे सीने पे लगी हुई नई बैट लाइट यहाँ पे सबको अलर्ट करने वाली है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि देखो इस बात को यहाँ पे बिल्कुल भी अस्यूम नहीं करना कि आज रात हमारा मुकाबला उससे होने वाला है जिससे हम हमेशा करते रहते हैं। आज रात कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, मुझे ऐसी फील आ रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्रूस वहां पे एक्वेरियम की तरफ देखता है, जहां पे एक्वेरियम के अंदर सारी की सारी जो मछलियां होती हैं वो एक तरह की जोकर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। और वहां पे देखते हैं कि हम अचानक एक बड़ी सी शार्क आती है और वो पूरी की पूरी शार्क भी एक बड़ी सी स्माइल दे रही होती है अपने खतरनाक किस्म के दांतों के साथ। तो वहीं से रेड हुड अपना मास्क खोलते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो कुछ नया हो रहा है। तो वहीं से बारबरा बोलती है, तो हमें तो यह बात पता थी कि वो केमिकल्स को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो इसीलिए कर रहा था ताकि वो शार्क्स को स्माइल करवा सके? तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि मेरा हेलमेट बता रहा है कि पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर से अचानक सिक्योरिटी डोर्स खुलना शुरू हो चुके हैं, लगता है कि हमारी तरफ कोई कंपनी आ रही है। तो बैटमैन बोलता है कि आ नहीं रही बल्कि आ चुके हैं वो। और इसी तरह देखते हैं कि वहां पीछे से आवाज आती है कि हाँ हम आ चुके हैं, काफी लंबा टाइम हो चुका है बैटमैन, और तुमसे मिलने का मेरा बहुत ही ज्यादा मन भी कर रहा था जब मुझसे जोकर ने कहा कि मैं तुमसे आज जाके कुछ खेल तमाशे की बात करूं। तो वहीं से जेसन पूछता है, अबे यार आखिरकार अब ये क्या चीज है? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि गैगी, जोकर उसको जो है अपना कोड जेस्टर बुलाता है, ये जोकर के लिए ही काम करता है। तो रेड हुड बोलता है कि आखिरकार ये हमारे साथ क्या करने वाला है, क्या ये हमें यहाँ पे नाच के दिखाने वाला है? लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वो अचानक अपनी गोलियों के जरिए उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे बैटमैन डॉज करता है और पीछे वाला शीशा जो है वो क्रैक होना शुरू हो चुका है। और वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वो गैगी बोलता है कि इन सबको निपटा डालो, बस उस रेड हुड को मेरे लिए छोड़ देना, मैं उसको खुद से ही मारना चाहूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो अपने सारे के सारे गुंडों को उनके ऊपर बरसाना शुरू करता है, लेकिन बैटमैन, बैटगर्ल और रॉबिन उन सारे के सारे गुंडों से जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर ही रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ये मुकाबला हो रहा होता है तो पीछे एक्वेरियम के अंदर जो वो बड़ी सी शार्क है वो शीशे को तोड़ना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्रैक्स आ गए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि रेड हुड जब उनसे मुकाबला कर रहा होता है तो उनमें से कुछ आदमी जो है वो शीशे के ऊपर जाके गिरते हैं, जिससे वो और क्रैक होना शुरू होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि गैगी वहां पे आता है और वो हुड के ऊपर एक जबरदस्त तरीके से उसको शॉक देता है अपनी स्टिक के जरिए, और कहता है कि जोकर ने मुझसे कहा था कि मैं तब तक ना रुकूं जब तक तुम मुझसे भीख ना मांगो। लगता है कि हम दोनों को आज काफी मजा आने वाला है। लेकिन अगले पल रेड हुड अपनी गन्स निकाल लेता और बोलता है, तुमने ठीक कहा, चलो अब थोड़ा सा मजा करते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली एक्वेरियम के शीशे को तोड़ता है, जिससे गैगी बोलता है कि ओ नो, क्योंकि अगली बार हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा शीशा टूटता है और उसके अंदर से खतरनाक किस्म की जो शार्क आती है वो आके गैगी को अपने अंदर निगल जाती है। और वहीं से रेड हुड बोलता है, आई गेस गैगी का स्पेक्टिकुलर रिटर्न वो खत्म हो चुका है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि शायद वो एक ऐसा शख्स होता जो कि इस बात को जानता कि ये सारे के सारे केमिकल्स को कहाँ स्टोर किया गया है, लेकिन तुमने उसको मार दिया। तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि क्या मतलब कहीं और हो सकता है, वो सारा का सारा केमिकल इसी एक्वेरियम के अंदर मौजूद था जो कि इन गटर की नालियों में जा रहा है। गाइस, जो भी जोकर प्लान करने की कोशिश कर रहा था वो हमने खत्म कर दिया है। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा फिश टैंक वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था कि वो सारा का सारा केमिकल जो कि चोरी हुआ था उसको यहाँ पे फिट किया जा सके। और हम देखते हैं कि इसी तरह वहां पीछे से आवाज आती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बैटमैन। और स्पीकिंग ऑफ फिश, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बैटमैन और रॉबिन ने एक साथ फिशिंग पर जाना क्यों छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे पीछे से जोकर आता है और अपने पास बाउल के अंदर कुछ जबरदस्त किस्म की खतरनाक वही मछलियां लेकर आता है और उनके ऊपर छोड़ देता है, जो कि बैटमैन की बॉडी के ऊपर चिपक जाती हैं। और वहीं से जोकर बोलता है क्योंकि शायद रॉबिन ने सारे के सारे वॉर्म्स को खाना शुरू कर दिया था, इसीलिए बैटमैन उसको अपने साथ फिशिंग पे नहीं ले जाता है। या फिर इसका हम उल्टा ही समझ सकते हैं। तुम मुझे बताओ बॉय वंडर 2 कि ये क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या फिर ये मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ।
क्या तुम ही वो जो सारे के सारे बॉम्ब्स खाते हो, या फिर वो सारे के सारे बॉम्ब्स तुम्हें खाते हैं जब मैंने तुम्हें जमीन के अंदर दफना दिया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि जोकर बेसिकली यहाँ पे रेड हुड को बहुत बुरी तरीके से टीज कर रहा है जब उसने उसको जान से मारा था, और वही बॉल से वो जो उसके मुंह पे अटैक करता है और वो हुड का हेलमेट उससे उतार के उसको जबरदस्त तरीके से मारना शुरू करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी उन आंखों को दोबारा से देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों के अंदर वो डर मुझे देखना है, मेरा दिल कभी इससे भरता ही नहीं है, मुझे इसमें बहुत मजा आता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन आता है, उसके मुंह पे जबरदस्त किस्म का पंच मारते हुए उसको पीछे करता है, और उसी तरह बैट गर्ल भी उसको उठा के वहां से पीछे फेंकती है, और इसी तरह जोकर वहां पे गिर जाता है और वो अजीबोगरीब बड़बड़ा रहा होता है। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि ये वही है ना, क्या मैंने सही कहा, यही वो जोकर है ना। बैटमैन तुम चुप क्यों हो। तो वहीं से बैटमैन पीछे पलटता और कहता है कि ये हंसी, ये सारा का सारा लुक, ये स्माइलिंग फिश। तो बैट गर्ल बोलती है कि तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम हम में से सबसे बेहतर तरीके से जानते हो कि जोकर कौन है और वो कैसा है। हम इस बात को भी जानते हैं कि उसने ओवर द इयर्स अपने अपीयरेंस को चेंज करने की काफी बार कोशिश करी है, लेकिन तुम उसको हमेशा पहचान जाते हो, तो इस बार तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों हो रहा है ब्रूस। तो वहीं से हम देखते हैं कि रेड हुड आता है और बोलता है डैम इट, मैंने उसको मार ही दिया था, वो सारे के सारे केमिकल्स ने मेरी आंखों के लेंस को बर्बाद कर दिया, इसीलिए मुझे मौका ना मिल सका और मैं उसको क्रश कर देता, वरना मैं उसको आज नहीं छोड़ता। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि इससे आखिरकार क्या फर्क पड़ता है जेसन, कि तुम मारो या हम मारें। तो रेड हुड बोलता है कि इससे फर्क तो पड़ता है, यू बास्टर्ड, और अगले पल वो जोकर के पेट में आके लात मारता है। तो बैट गर्ल बोलती है कि जेसन बस रुक जाओ। तो अगले पल हम देखते हैं कि जिम गॉर्डन बैटमैन से कांटेक्ट करते हैं, तो बैटमैन बोलते हैं कि जिम हमने एक जोकर को पकड़ लिया है। तो जिम बोलते हैं कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने नंबर 2 को कॉर्नर कर लिया है एट 17th एंड ब्रॉडवे के ऊपर। तो बैटमैन बोलता है कि ठीक है, मैं तुरंत वहीं पे आता हूँ। तो बैट गर्ल बोलती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो बैटमैन बोलता है कि हम अब दूसरे वाले को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, इसको सिक्योर करके रखो और अरकम के ट्रांसपोर्ट का वेट करो, और मेक श्योर करो कि तुमने इसकी अच्छे तरीके से तलाशी ली है, क्योंकि तुम जानते हो ना जोकर की ट्रिक्स कभी खत्म नहीं होती हैं, हमेशा उसकी स्लीव्स के अंदर कोई ना कोई पत्ता मौजूद होता ही है। और इसी तरह देखते कि बेसिकली बैटमैन का ये जो मेटाफोर था वो बिल्कुल सही साबित होता है, और इस तरह जब वो जोकर को यहाँ पे बांध के बिठाते हैं तो उसके स्लीव्स के अंदर से वही पत्ते निकल रहे होते हैं। तो रेड हुड बोलता है कि ये बिल्कुल उसी की तरह साउंड तो कर रहा है, लेकिन इसको देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ तो डिफरेंट है लास्ट टाइम से। तो रेड गर्ल बोलती है कि डिफरेंट, लेकिन किस तरीके से। तो रॉबिन बोलता है कि ये पहले से कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। देखो मैं सही तरीके से जानता नहीं हूँ, मुझे तो इसका आज तक असली नाम भी नहीं पता और ना ही ये पता है कि ये आया कहाँ से है, लेकिन मैं उसको जितना जानता हूँ मुझे ये इससे कुछ अलग लग रहा है। क्या पता इतने टाइम से हम जिसको एक जोकर समझ रहे थे वो कभी एक था ही नहीं, बल्कि वो हमेशा से एक से ज्यादा ही थे। मतलब अगर देखा जाए तो जोकर ने कभी गैगी को इस्तेमाल नहीं करा अपने सारे के सारे काम करवाने के लिए, और मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने कब ये लाफिंग फिश और रेजर शार्प कार्ड से खेलने की कोशिश करी थी, या फिर ये एसिड स्प्रे फ्लावर, ये आखिरकार जोकर ने आखिरी बार कब इस्तेमाल करा था, क्या तुम्हें याद नहीं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं अगले पल जोकर वहां से दोबारा से अपने उसी फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए एसिड को मारता है। तो इसे बैट गर्ल बोलती है कि जरा सामने की तरफ देखो, और अब देखते हैं कि वहां पे जोकर होश में उधर कहता है ये तो मेरी क्लासिक्स हैं, क्या मैंने ठीक कहा, हु ही हा हा, मैं ही हूँ एक अकलौता और असली जोकर, और मैं इस बात को प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो इसे बैट गर्ल बोलती है कि इसकी पॉकेट्स को चेक करो। तो जेसन बोलता है कि वो तो मुकम्मल तौर से भरी हुई हैं। तो बैट गर्ल बोलती है कि जरा ध्यान से करना, इसके हर चीज के अंदर कोई ना कोई ट्रैप मौजूद होता है। तो वहीं से जोकर बोलता है ओ तुम तो खुद ट्रैप की तरफ देख रही हो बैट गर्ल, और वो ट्रैप मैं हूँ और कोई नहीं, मैं ही हूँ लूप डी लूप, हैमर, व्हील ऑफ द डूम एंड साइकिल ऑफ द पेन। तुम सब जो इस पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर ट्रैप हो चुके हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए तुम रेड हुड को ही ले सकती हो ना। मतलब तुमने क्या कभी इस बारे में सोच के नहीं देखा कि उसने वो जो नाम लिया रेड हुड वो मेरा पुराना मॉनिकर है, क्योंकि मैं पहले रेड हुड के अंदर ही घूमा करता था। क्या तभी तुमने इस बात को सोचा है कि आखिरकार वो ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक है और वो अपने ही किलर का नाम लेके घूम रहा है। तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि ये नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि अब इसको मैं ओन करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जैसा बना दिया है और अब ये मेरा हो चुका है, और ये बात याद रखना कि मैं ही तुम्हारी डिस्ट्रक्शन साबित होऊंगा। तो वहीं से जोकर बोलता है ओह ब्रेव लिटिल बॉय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ये सारी की सारी हरकतें देख के जेसन को गुस्सा आता है, वो अपनी गन निकाल लेता है। तो बैट गर्ल बोलती है कि अपनी गन को फौरन नीचे रखो, लेकिन रेड हुड बोलता है लेकिन वो कह तो ठीक रहा है ना, क्योंकि जब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला, जब तक हम इस पूरे के पूरे साइकिल को तोड़ नहीं देते हैं। तो बैट गर्ल बोलती है कि अगर बैटमैन होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। तो वहीं से जोकर बोलता है ओह तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा कि बैटमैन तो कभी भी ऐसा नहीं करता, लेकिन बैटमैन तो यहाँ पे मौजूद नहीं है ना डार्लिंग, तो बताओ अब हमें आगे क्या करना है। तो हम देख रहे हैं कि जोकर बेसिकली यहाँ पे रॉबिन को यानी कि जेसन को जो है उकसाने की कोशिश कर रहा है, और बैट गर्ल बोलती है कि प्लीज जेसन तुम्हें गन को नीचे रखना होगा, तुम इसकी बातों में मत आओ। तो वहीं से जोकर बोलता है कि चलो हम फैक्ट्स के ऊपर नजर डालते हैं बैड पीपल, मैंने इस लड़के की खोपड़ी फोड़ी, मैंने रॉबिन को जान से मार डाला, उसके बाद बैटमैन आया, वो मुझे अरेस्ट करके लेकर गया, उसने मुझे अरकम में डाल दिया और उसके लगा कि उसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर से बाहर आ चुका हूँ। तो इसी तरह देखते हैं कि जेसन को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुमने मुझे जान से नहीं मारा बल्कि तुमने मुझे और स्ट्रॉन्गर बना दिया है।
तो जोकर बोलता है कि हाँ हाँ वो तुम कह सकते हो कि तुम उस कबर के अंदर से रेंगते हुए वापसी बाहर आ गए जिसके अंदर मैंने तुम्हें डाला था ताकि तुम किसी और दिन मुझसे लड़ सको। हुर्र, लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी और कुछ भी नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं हमेशा से ऐसा करना चाहता था, मतलब मैंने तुम्हें इतना मारा, तुम्हारा इतना मारा कि तुम्हारा बैगन का भरता बना दिया और तुम्हें मार मार के तुम्हारी हालत को खराब करके तुम्हें एज की तरफ पुश कर दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम अगर इससे जिंदा बच जाते हो तो तुम किस चीज के अंदर बदलते हो। मतलब अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी, मैंने तुम्हें मार ही दिया था तकरीबन, और इस अपॉर्चुनिटी का मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा जिसके जरिए मैं उसको हर्ट कर सकता था। देखो तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो कि तुम मेरे लिए मैटर नहीं करते हो, मेरे लिए मैटर सिर्फ वही करता है बैटमैन। और क्या तुम्हें वो सारे के सारे अल्फाज याद हैं जब मैं उस पूरे के पूरे कारोबार के साथ तुम्हारी खोपड़ी फोड़ रहा था और तुम्हारी आंखों से खून बह रहा था और तुम चिल्ला रहे थे और तुम्हारा सर खुल के 2 टुकड़ों में बढ़ गया था? क्या तुम्हें याद है कि तुम मुझसे क्या कह रहे थे? तो रेडवुड बोलता है कि अपना मुंह फौरन से बंद कर लो। तो वो जोकर बोलता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है और मुझे वो वर्ड्स बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और मुझे वो वर्ड्स हमेशा ही पसंद आते हैं जब भी मैं उनको अपने दिमाग में सोचता हूँ। तो बैटगर्ल बोलती है कि जेसन तुम्हें अपनी गन को फौरन अभी इसी वक्त नीचे रखना होगा, बस अब बहुत हो चुका है। तो इसे जोकर बोलता है कि प्लीज प्लीज स्टॉप इट, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मुझे जीना है, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम कहोगे, मैं वो सब करूंगा, मैं तुम्हारा रॉबिन बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब तुम मुझसे भीख मांग रहे थे, वो सारा का सारा लुक उस वक्त तुम्हारी उन छोटी सी मासूम सी सूरत के ऊपर, मतलब उस पूरा का पूरा मासूमियत वाला लुक जब तुम मुझसे भीख मांग रहे थे। लेकिन अब जरा तुम्हारी तरफ देखो, तुम रेड रॉबिन तो हो लेकिन वो मेरे लिटिल रॉबिन हो। अब तुम वो नहीं हो जो कि बैटमैन की बात सुने, बल्कि अब तुम वो हो जो कि मैं कहूंगा और वो करेगा, जो कि मैं चाहूंगा वो करेगा, और वो बैटमैन की जिंदगी को एक मिसेरेबल लाइफ बना देगा क्योंकि तुम मेरे रॉबिन हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे जोकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और जेसन के दिमाग में वही सारे के सारे ख्याल आ रहे होते हैं जिस तरीके से उसने उसके ऊपर टॉर्चर करा था और उसको मारने की कोशिश करी थी। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बैट गर्ल जो है उसको गन छुड़वाने के लिए उसके पास आ रही होती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे रॉबिन इस बात का फैसला कर लेता है वो उसको नहीं छोड़ेगा और वहीं से बैट गर्ल भागते हुए उसकी तरफ उसको रोकने के लिए आ रही होती है अपने बैटर रैंक के साथ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बैट गर्ल अपने बैटर रैंक से उसके ऊपर अटैक करती है जिससे जेसन का हाथ तो कट जाता है लेकिन वो फिर भी अपनी बंदूक को नहीं हटाता। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे रेडवुड वो बेसिकली गोली चला लेता है जिससे पूरा का पूरा जोकर का भेजा वो उड़ के वहां पे दूर जाके गिरता है। और ये देख के बैटगर्ल बिल्कुल शॉक में रह जाती है कि आखिरकार जेसन ने ये क्या कर दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जोकर वहां पे अभी भी पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो उसको सीधे गिर जाता है। वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि जेसन आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया, व्हाट द हेल डिड यू डू? तो जेसन बोलता है कि मैंने सबको खत्म कर दिया, अब मुझे ये मत बताना कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी गलती करी है, बल्कि ये सब तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था और तुम भी हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी ना। तो बैटगर्ल बोलती है कि नहीं, मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी। क्या सच में? वो आखिरी कौन सा टाइम था जब तुमने उस बारबरा को मिस किया था? और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बैटगर्ल जो है वो गुस्से में आ जाती है उस सारे के सारे खून को जो कि बहते हुए उसकी पैरों की तरफ आ रहा है और वो रोते हुए बोलती है कि स्क्रू यू जेसन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटगर्ल वहां से चले जाती है। वहीं से हम देखते हैं कि जेसन वहां पे देखता है जोकर की तरफ और बोलता है मैन, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि मैंने सही जोकर को मारा है, यानी कि उसी जोकर को जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। तो इसी तरह हमारी कहानी बेसिकली सिटी के एक घर से शिफ्ट होती है जहां पे आप देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि जोकर जो है वो आज अपने घर वापसी लौट कर आया है और बेसिकली ये जोकर नंबर 2 है जिसको द कॉमेडियन के नाम से कहा जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ यहाँ पे इंतजार कर रही थी और कहती है ओ तुम बहुत जल्दी आ गए हो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन डिनर तो वैसे भी रेडी है तो आओ बैठो। तो जोकर बोलता है खुशबू सूंघ के तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। तो वो कहती है कि मुझे काफी खुशी हुई कि तुम्हें ये सब पसंद आया। तो जोकर आके उसको किस करता है और बोलता है तो ये बताओ कि जूनियर कहाँ है हमारा। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लेडी जो है उस लड़के के पास आती है यानी अपने बच्चे के पास और कहती है कि बेबी तुम्हारे फादर घर आ चुके हैं। तो कहता है कि नहीं मुझे नीचे नहीं आना है। तो वो कहती है कि देखो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बच्चे, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर डैडी ने सारी की सारी बातें सुन ली और तुम उनके साथ डिनर करने नहीं गए तो कितने ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। तो इससे वो बच्चा बोलता है आखिरकार हम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हैं। तो इससे उसकी माँ बोलती है ओ बेबी मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम ये भी जानते हो ना कि उनको हमारे साथ डिनर करना कितना ज्यादा पसंद है, तो इसलिए तुम फौरन से नीचे चले उससे पहले कि कुछ खराब हो जाए। मैं उनको ज्यादा देर तक नीचे रोक के नहीं रख सकती हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये बच्चा जो है वो बेसिकली अपने फादर यानी कि जोकर से डर रहा है और उनके साथ डिनर नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर उसने इसकी बात ना मानी तो कुछ बुरा हो सकता है। तो उसी तरह वो बच्चा अपनी माँ की बात सुनता है और नीचे डिनर के लिए आ जाता है। और जोकर वहां बैठ के कहता है ये रहे बच्चे तुम, वे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा स्टोरीज को शेयर करना है। आई होप कि तुम्हारे पास भी कुछ स्टोरीज होंगी जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो ना। ओह तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे कि इस हफ्ते मैंने क्या क्या करा। जूनियर आखिरकार तुम इतना अफसोस में क्यों बैठे हो। तुम इसे वो कहता है कि नहीं डैड कुछ नहीं। तो वो कहती है कि ऑक्टोपस दरअसल उसके फेवरेट नहीं है, बस इतनी ही बात है, लेकिन इस पूरे के पूरे हफ्ते इसने मुझे जरा सा भी तंग नहीं किया, ये एक अच्छे बच्चों की तरह रहा था।
तो वहीं से वो जोकर बोलता है, क्या तुमने ठीक कहा, क्या मेरा बेटा बिल्कुल अच्छा बन चुका है? चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि तुम ऑक्टोपस के ट्रिपलेट्स को क्या कहोगे एग्जैक्टली जो एक जैसे लगते हैं? टेंटिकल्स। मेरे ख्याल से तुम लोग को ये समझ में नहीं आई, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे जोकर अपने ही जोक्स के ऊपर फालतू में हंसे जा रहा होता है। और यहाँ से हम लोग सीधा अगले पल जो है जोकर नंबर 1 या द क्रिमिनल के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि इन सबको कंट्रोल करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जो कॉमेडियन वाला जोकर था वो बेसिकली ये सब कुछ अपने ख्यालों में देख रहा था, कभी वो इस तरह से डिनर किया करता था। और वहां पे वो जोकर आके बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं डिनर कर रहा हूँ। तो वो जोकर पूछता है कि किसके साथ? तो कहता है कि मैं अपने साथ कर रहा हूँ, क्या तुम्हें इसमें कोई तकलीफ है? तो वहीं से वो कहता है कि तुम अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो वापसी लौट कर आके। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि वो जोकर जो है क्रिमिनल वाला वो आके उसकी मूर्तियों को छेड़ने लगता है। तो कहता है इसको छूने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कि ये कोई औरत नहीं है जिसको तुम इस तरीके से बोल रहे हो, यहाँ पे हमारे लिए कोई भी मौजूद नहीं सिवाय बैटमैन के, तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। ये तुम्हारा आइडिया था, तुमने कहा था कि हम बैटमैन को अपने पीछे लगाते हैं, लेकिन अब तुमने नतीजा देखा कि हम में से एक मर चुका है तुम्हारे मजाक के चक्कर में। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो जोकर को गुस्सा आता है, उसकी मूर्ति को उठा के वहां पे जमीन पे फेंक देता है। और उसी तरह हम लोग जोकर नंबर 3 द क्लाउन के पास शिफ्ट होते हैं। और ये वो जोकर है जिसकी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे रेड हुड ने जान ले ली है। और हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से इसकी लाश यहाँ पे पड़ के सड़ रही है और मक्खियां आके उसको खाना शुरू कर चुकी हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली हम लोग शिफ्ट होते हैं जिम गॉर्डन के पास, जहाँ पे वो पुलिस वाले एक जोकर को कॉर्नर कर चुके हैं। और वहीं से वो लोग पूछते हैं क्या ये असली जोकर है? तो जिम बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो जोकर भी है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां से उनको खिड़की में से कुछ कुत्तों की आवाजें आती हैं। और वो बोलता है पुलिस वाला कि डॉग्स, मेरे ख्याल से हमें जाके चेक इन करना चाहिए। तो जिम गॉर्डन बोलते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस खिड़की के अंदर वहां कुत्ते जो है बहुत पागलों की तरह भौंक रहे होते हैं, लेकिन अगले पल बैटमैन वहां पे आता है और उनको चुप करा देता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन दरवाजा खोलता है घर का और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देनी चाहिए। तो जिम बोलता है क्या मतलब, तुमने उनको मार दिया? तो कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ उनको बेहोश करा है, अब वो किसी और को काटने वाले नहीं है इतनी जल्दी। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक और क्राइम सीन इनके सामने आ चुका है। यहाँ पे आज जो है एक और आदमी को मार दिया गया, जो कि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि एक फॉरवर्ड जज रह चुका है जिसका नाम जज वॉल्स था। और यहाँ पे उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, मतलब जो उसके कुत्ते हुआ करते थे जोकर ने उनको ही टॉक्सिक दे दिया था अपना जोकर वाला, और वो कुत्ते पागल होकर अपने ही मालिक को काट काट के खा चुके हैं। उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे सब पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार जोकर ने इनको क्यों मारा है, क्योंकि ये तो काफी साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं ना। तो बैटमैन बोलता है कि वो कभी रिटायर ही नहीं हुए जिम, बल्कि उनको फोर्स किया गया था रिटायर होने के लिए, क्योंकि उनके काम बहुत ही ज्यादा गंदे थे। वो अरकम के पुराने लोगों से बहुत ही ज्यादा रिश्वत लिया करते थे और ज्यादातर क्रिमिनल्स को उन्होंने असालम के अंदर पहुंचाया था। और वहां पे सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा लूज थी। जज वॉल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे पूरे के पूरे अरकम के रिवॉल्विंग डोर के लिए। तो कमिश्नर बोलते कि ये सारी की सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आखिरकार जोकर ने इनको ही टारगेट क्यों बनाया, क्योंकि जोकर का इससे कोई लेना देना मुझे लग नहीं रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि बैट गर्ल आती है और कहती है कि सब कुछ अब बदल चुका है कमिश्नर। तो कमिश्नर कहता है कि बैट गर्ल, बैटमैन ने तो मुझसे कहा था कि तुम वहां पे दूसरे जोकर को अपने साथ लेकर आ रही हो जो कि अरकम के अंदर मौजूद है। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि बैटमैन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो जिम गॉर्डन बोलते हैं क्या मतलब, क्या वो जोकर भाग गया है? तो बैट गर्ल बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बैटमैन बोलता है कि रेड हुड कहाँ है? तो जिम गॉर्डन बोलते हैं क्या तुम भी रेड हुड का पीछा कर रहे हो? तो वहीं से बैटमैन पीछे पलटता और कहता है कि रेड हुड कोई क्रिमिनल नहीं है जिम, इस वक्त मेरी ये बात ध्यान में रखो। लेकिन वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि हाँ वो एक क्रिमिनल है ब्रूस, तुम्हें इसको मानना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्रूस खामोश हो जाता है और बैट गर्ल के साथ बाहर निकलता है। और अब बेसिकली बैट गर्ल वहां पे उसको ये सारी की सारी कहानी बताना शुरू करती है कि बेसिकली वहां पे जेसन ने यानी कि रेड हुड ने वहां पे जोकर का काम तमाम कर दिया है और वो भी उसकी आंखों के सामने। तो ये देख के बैटमैन एकदम खामोश हो जाता है और कहता है कि जेसन ने ये किया? तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है जी हाँ, तुम्हारे जेसन ने बिल्कुल ऐसा ही करा, वो मेरी आंखों के सामने। अब हमारे पास 2 जोकर्स और एक रेड हुड है जिससे हमें डील करना है। उसने जोकर को मार डाला ब्रूस, उसने उसको मर्डर कर डाला। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि उसने सिर्फ एक जोकर को ही तो मारा है बारबरा, और अभी के लिए हम बस इतना ही जानते हैं। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि अ जोकर या द जोकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने किया तो ये सब कुछ ही है ना, और हम इसके बारे में अब क्या करने वाले हैं? तो बैटमैन बोलने वाला है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बैट गर्ल बोलती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं? तो बैटमैन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है अगर हमने उसको अरेस्ट करने के बारे में सोचा मर्डर के चार्जेस के लिए, तो ये बात याद रखना कि उसको जो है अनमास्क कर दिया जाएगा। और इस जैसा कि सारे के सारे इंसिडेंट की तुम अकेले ही गवाह मौजूद हो, तुमने इसको अपनी आंखों से देखा है, तो तुम्हें भी अनमास्क करा दिया जाएगा। तो ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं जितना तुम समझ रही हो। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। तो बैटमैन बोलता है कि मैं उससे बात करके देखूंगा। तो बैट गर्ल बोलती है कि तुम उससे बात करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा काम कैसे हो, तुम्हें मेरी तरह फ्यूरियस होना चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो कि हम लोग वहां पे जोकर की इंटेरोगेशन कर रहे थे, उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे। अब हम इस बात को नहीं जानते कि वो ओरिजिनल था भी कि नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि जेसन ने एक ऐसे ह्यूमन बीइंग को बांध के मार डाला जो कि इस वक्त एक कुर्सी से बंधा हुआ था, जिसके हाथ भी बंधे हुए थे।
तो वहीं से हम देखते हैं कि जो बैटमैन बोलता है कि देखो तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि जेसन जो है वो सफर कर रहा है, जोकर ने उसको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था और जिस तरीके से वो हील हुआ है वो बिल्कुल गलत था। इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा वायलेंट बना दिया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत बन चुका है। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि तुम चाहते तो जेसन की मदद कर सकते थे, तुम उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते थे। तो बैटमैन बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने सालों से मैं यही करना चाहता था, मुझे सच में लगा था कि वो मर चुका है और इस चीज के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने उसको उस कबर के अंदर छोड़ दिया ये समझ के कि वो मर चुका है, कभी नहीं। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है लेकिन जब तुम्हें इसके बारे में पता चला कि वो जिंदा है तो तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि वो बहुत ज्यादा कैपेबल है और ये सारी की सारी चीजें कर लेगा। अगर तुमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो तुमने आखिरकार उसको अपने पास वापसी क्यों नहीं बुलाया बैट केव के अंदर? आखिरकार तुमने अब तक का इंतजार क्यों करा कि तुम उससे बात करोगे? ये बात तुम्हें उससे पहले ही करनी चाहिए थी ब्रूस, मेरे सवाल का जवाब दो। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मुझे इस बात की उम्मीद थी कि जेसन भी जो है वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा होगा। जिस तरीके से तुम सारे के सारे जोकर के टॉर्चर को सहने के बाद दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हुई, तो मुझे जेसन से भी यही उम्मीद थी कि वो भी एक दिन खड़ा होगा, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। और उसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली रेड हुड जो है वो एक पूरी की पूरी गली के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे वो लोगों को कुत्ते की तरह पेल रहा होता है। और जेसन बोलता है कि तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी वही हालत करूं जो मैंने तुम्हारे दोस्त की करी है। तो कहता है कि तुम कौन से चांस की बात कर रहे हो, तुमने तो मुझसे अब तक सवाल भी नहीं करा। तो रेड हुड बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे 2 बार पूछना पसंद नहीं है। और वहीं से हम देखते हैं कि बैटगर्ल बोलती है कि तुम्हें जेसन को समझाना होगा, उसकी बंदूकों को कंट्रोल में लेना ही होगा, इससे पहले कि वो किसी और को मारे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जेसन वहां पे अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लोगों का पीछा कर रहा है और बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका है। और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग सब जानते हो कि जोकर ने उस सारे के सारे केमिकल को कहां छुपा के रखा है, तो मुझे फौरन से बता दो कि वो कहां है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि तुम चाहे जो भी कुछ करने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं एक अल्फाज नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ जो भी करोगे जोकर मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा करेगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेसन बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ बताने की, क्योंकि मेरे हुड के अंदर के डिटेक्टर्स इस बात का पता लगा रहे हैं कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पूरे के पूरे चेहरे के ऊपर, तुम एक पूल क्लीनर हो ना। तो अब मुझे इस बात का अंदाजा लगाने दो कि आखिरकार तुम्हारा वहां से क्या लेना देना था और तुमने केमिकल को किस तरीके से पूल के अंदर छुपाया होगा। तो इसी तरह देखते हैं कि हुड को यहाँ से दरअसल एक तरह की लीड मिल चुकी है, लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बैटगर्ल बोलती है तो बताओ कि अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, क्या हम सिटी की तरफ जाएंगे और जेसन को ट्रैक करेंगे? तो बैटमैन बोलता है कि मैं उसकी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब हमें ब्लैक गेट की तरफ जाना होगा। और इसी तरह बैटमैन को बेसिकली एक तरह का सुराग यहाँ पे मिला है और वो बताता है कि मैंने पूरी की पूरी बॉडी को एग्जामिन करा जज वॉल्स की, और वहां पे मुझे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और वो फिंगरप्रिंट्स कुछ ऐसे इंसान के हैं जो कि यहाँ पे एक कैदी है। तो बैटगर्ल बोलती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो ब्रूस, ये है कौन आखिरकार? तो बैटमैन वहां पे पीछे पलटकर कहता है कि वो जो चिल है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि जो चिल बेसिकली वो इंसान है जिसने ब्रूस वेन के फादर और मदर को मर्डर किया था उसके बचपन के अंदर, और इस वक्त वो जो है ब्लैक गेट प्रिजन के अंदर मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली यहाँ पे जो चिल से मिलने के लिए आया होता है, और अगले पल जैसे ही वो उसके दरवाजे के बाहर आके खड़ा होता है तो उसको अपना पूरा का पूरा वो ख्याल आना शुरू हो जाता है फ्लैशबैक का, जिस तरह से उसके माँ बाप को मारा गया था। और ये देख के बैटमैन को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कौन हूँ, हमें बात करने की जरूरत है अभी इसी वक्त। और अगले पल बैटमैन उस डोर के ऊपर लात मार के सीधा अंदर घुसता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे जो चिल मौजूद नहीं है। और वहीं से बारबरा बोलती है कि वो लोग उसको यहाँ से ले जा चुके हैं। तो बैटमैन बोलता है कि कहाँ है वो? तो बारबरा बोलती है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, जो चिल पिछले कुछ महीनों से जो है वो कैंसर के स्टेज 4 से लड़ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जहाँ पे जो चिल है उसकी बेसिकली बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है और वो एक तरह के हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है जो कि ब्लैक गेट के अंदर ही बना हुआ है। और बैटमैन पूछता है कि इसके पास कितना वक्त मौजूद है? तो बारबरा बोलती है कि देख के तो ऐसे लगता है कि इसके पास सिर्फ कुछ ही हफ्ते मौजूद हैं। और वहीं से बारबरा बोलती है तो आखिरकार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस मर्डर वेपन के ऊपर जो आज रात हमें मिला है उस पर जो चिल के फिंगरप्रिंट्स कैसे आ गए? तो बैटमैन बोलता है कि हम थोड़ी सी अगर डिगिंग करना शुरू करेंगे तो सर्विलेंस कैमरा से हमें पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इससे जरूर मिलने के लिए आया होगा कुछ दिन पहले और उसी ने इसके फिंगरप्रिंट्स को यहाँ से चुरा लिया होगा और उसको रेप्लिकेट करके क्राइम सीन के ऊपर डाल दिया है ताकि वो लोग मुझे यहाँ पे लेकर आ सकें। तो बारबरा बोलती है लेकिन ये तुम्हारी सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे जोकर और जो चिल के बीच आखिरकार कनेक्शन क्या है? तो बैटमैन बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अभी भी मेरे हेलमेट ने बताया है कि जेसन ने बैट कंप्यूटर्स को एक्सेस करने की कोशिश करी है और अल्फ्रेड को उसकी लोकेशन मिल गई है। तो बैटगर्ल बोलती है लेकिन ब्रूस? तो ब्रूस बोलता है कि मेरे ख्याल से जेसन को उन 2 दूसरे जोकर्स के बारे में पता चल गया है और हमें जल्दी करना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जेसन जो है वो पहुंच चुका है एक स्विमिंग पूल के पास जो कि गौतम सिटी एथलेटिक एसोसिएशन के अंदर मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जेसन बेसिकली यहाँ पे आता है और वो अपने साथ उसी कॉप बार को लेकर आया है जिसके जरिए जोकर ने उसको मार मार के पेला था। और उसी तरह जेसन वहां का ताला वगैरह तोड़ के सीधा अंदर की तरफ घुसता है और वो अपनी गन वगैरह निकाल के पूल की तरफ जाता है और कहता है कि मैन आखिरकार वो ये सब कर क्यों रहे हैं?
और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ का जो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल होता है, उस पूरे के पूरे स्विमिंग पूल के अंदर वो बचा हुआ जो केमिकल था वो यहीं पे मौजूद है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद है जो कि इससे टॉक्सिफाइड हो चुके हैं। और ये देख के जैसे हम देखते हैं कि वहां पे कुछ सैंपल्स वगैरह ले रहा होता है केमिकल के और उसको पता चल जाता है कि ये वही जोकर टॉक्सिक है। वहीं से जेसन बोलता है कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बैटमैन से पहले यहाँ पे पहुंच गया। केमिकल यहाँ पे काफी देर से रुके हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब ये डेंजरस नहीं है और मैं यहाँ पे सांस ले सकता हूँ। बैटगर्ल, डू यू रीड मी? लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि पूल में से एक आदमी निकल के जेसन की टांग पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन हम देखते हैं कि जेसन उसको अपने आप से पीछे हटाता है और उसको गोली मार के ठंडा कर देता है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहां पीछे से आवाज आती है, हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली जेसन को वहां पे जोकर पकड़ के अपने साथ ले जाता है और वहीं पे उसका वो हेलमेट उठाता और कहता है, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा हमारे लिए। और अगले बार हम देखते हैं कि जेसन को उन लोगों ने यहाँ पे बांध दिया, उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और कहते हैं, जेसन टॉड एक चोर, तुम्हें तो जो है जेल के अंदर होना चाहिए था और तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन जब बैटमैन आया तो उसने तुम्हें अपने साथ ले लिया और अपना सेकंड रॉबिन बना लिया। तुम तो रीबॉर्न हो गए थे ना, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास मौत दोबारा से आई और तुम उसके बाद भी दोबारा रीबॉर्न हो गए। लेकिन तुम जानते हो ना कि चीजें हमेशा 3 बार होती हैं। तो जेसन बोलता है जिस तरह के तुम लोग हो। तो वहीं से जोकर बोलता है कि मैं वो पहला था, बिफोर बैटमैन मैं पूरे के पूरे गौतम को चलाया करता था। तो जेसन गुस्से में आता और बोलता है कि तुम अपने नंबर गिनती में लगे रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा एक बड़ी जो है उसका मैंने पूरा का पूरा भेजा उड़ा के रख दिया, वो एक्वेरियम के फ्लोर के ऊपर बह रहा था। और ये बात याद रखना कि जैसे ही मैं यहाँ से आजाद होऊंगा तो तुम्हारा नंबर अगला होने वाला है। तो हम देखते हैं कि जोकर हंसना शुरू करता है पागलों की तरह और वो बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है। तो जेसन ये देख के एकदम चौंक जाकर कहता है कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। तो वहीं से जोकर बोलता है, चलो बच्चे, आज मैं तुम्हें जोकर के बारे में एक सीक्रेट बता ही देता हूँ जो कि किसी को नहीं पता, क्योंकि जब मैं हंसता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, इट हर्ट्स। तो जेसन बोलता है, तुम मैं क्या करूं? तो क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम ही असली जोकर हो? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे जोकर खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हारी नजर में जोकर असल में है क्या चीज। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां से आवाज आती है दूसरे जोकर की, लगता है कि हम बहुत जल्द फाइंड आउट करने ही वाले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो रेड हुड के हेलमेट को जोकराइज यानी कि उसके ऊपर मेकअप कर देता है एक तरह का और वहां पे जेसन को पहना देता है। और वो जोकर बोलता है कि हमने अपनी बहुत जिंदगी का लंबा अरसा इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दिया है कि आखिरकार जोकर है कौन। हमें पता चला कि वो एक जज है, एक सीरियल किलर है और एक सर्जन है, ऑल रेदर प्रेडिक्टेबल एंड अनस्प्रिंग। लेकिन उसके बाद हमें मिले तुम। टेल मी समथिंग कि हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी तुम अपने आप को रेड हुड क्यों कहलवाते हो? तो वहीं से जेसन बोलता है कि कम ऑन, क्या तुम में से सारे के सारे कॉपी कैट्स मुझसे यही सेम सवाल करने वाले हैं? ये एक तरह का जोक है। तो वहीं से जोकर बोलता है कि एक जोक, हमने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी थी मार मार के और तुम्हें परमानेंट डैमेज दे दिया था ब्रेन के ऊपर, तुम्हारा फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा हमने ही दिया था वो सब कुछ करने के बाद, और तुम कहते हो कि ये एक तरह का जोक था। तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे लड़के, हम लोगों को दर्द सहने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वो दर्द हमने इतना सहा है कि जितना शायद कभी किसी ने सहा नहीं होगा। लेकिन तुम ऑलरेडी इसका आंसर जानते हो, तुम मौत के बहुत ही ज्यादा करीब थे और तकरीबन मर ही गए थे और इसके लिए तुम बैटमैन को ब्लेम करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं भी बैटमैन से नफरत करता हूँ। तो जेसन बोलता है कि मैं बैटमैन के अलावा और भी बहुत लोगों से नफरत करता हूँ। तो जोकर उसके कान में आके बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, तुम नफरत तो करते हो, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत तुम उसी से करते हो। बैटमैन को एक बेहतर जोकर की जरूरत है, बट टू पुट इट सिंपली, हम जो है इसके लिए काफी ज्यादा ब्राइट नहीं है। हाँ जेसन, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम जब हंसते हो तो तुम्हें दर्द होता है? और अगले वाले हम देखते हैं कि वहां पे वो जो जोकर होता है वो पीछे से उसके ऊपर उसी कॉबॉर्ड से दोबारा से अटैक करना शुरू करता है और कहता है, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि तुम्हें भी अब से तकलीफ होगी और तभी जाके तुम्हारी सारी की सारी बातें मेक सेंस करना शुरू करेंगी। पहले तुम द रेड हुड बने, उसके बाद तुम जोकर बनोगे। लेकिन ये चीजें पत्तों के अंदर मौजूद नहीं होती हैं। और इसी तरफ देखते हैं कि वहां पे जोकर जो है रेड हुड को दोबारा से बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है हंसते हंसते और कहता है, तुम जानते हो ना, ये तो पिछली बार से वाले से भी ज्यादा मुझे मजा आ रहा है। तो वहीं से जेसन बोलता है कि इस बात को तुम मेक श्योर कर लेना कि इस बार जब तुम मुझे मारो तो मैं मरा ही रहूं। और वहीं से देखते हैं कि जोकर उसको पीट रहा होता है और कहता है, ओह आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा करने वाला हूं? क्योंकि मैं तो अभी भी तुम्हारी जड़ों को बुनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसकी बात की उम्मीद करता हूं कि अब जब तुम दोबारा उठ के खड़े हो गए तो तुम हम सबको रॉन्ग प्रूफ कर दोगे, वो भी जोकर बन के। और इस तरह हम देखते हैं कि जोकर वहां पे हंसते हंसते उसको बहुत बुरी तरीके से मार के बेहोश कर देता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सारे के सारे जोकर्स का प्लान है वो ये है कि वो बेसिकली जेसन को ही अगला जोकर बनाना चाहते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटगर्ल और बैटमैन पहुंचने बेसिकली उसी पूल के अंदर और वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और अगले पल उनको बहुत जोर जोर से वहां पे हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। तो हम देखते हैं कि वहां पे वो जो बेसिकली सारे के सारे जोकर्स थे जो उस पूल के अंदर मौजूद थे वो इनके ऊपर आ चुके हैं अटैक करने के लिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग यहाँ पे बैटमैन और बैटगर्ल को घेरना शुरू कर देते हैं, जिससे वो लोग लड़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि इनका नंबर बहुत ही ज्यादा है और वहीं से बैटमैन बोलता है कि हमें किसी भी तरीके से जेसन तक पहुंचना होगा अभी इसी वक्त। और उसी तरफ देखते हैं कि बैटमैन वहां पे सारे के सारे जोकर्स को मार रहा होता है
लेकिन अगले पल बैटमैन बोलता है कि मेरी बेल्ट, वो लोग उसको खींच रहे हैं। तो वहीं से बारबरा बोलती है क्या हो गया? तो बैटमैन बोलता है कि उन्होंने इसको एक्टिवेट कर दिया उस बटन को। और अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन बैटगर्ल का हाथ पकड़ के वहां से फौरन निकलता है, क्योंकि उस बैट के जरिए उन्होंने बेसिकली बैटमोबाइल को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि इनकी लोकेशन के ऊपर आती है और सारे के सारे जोकर्स को वहां पे कुचल के मार देती है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है अभी भी इनमें से कुछ को हम बचा सकते हैं, हम जेसन को बचा सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां से आवाज आती है मुझे बचाने की बात कर रहे हो। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे एक अजीब गरीब जोकर बैठा होता है, जिसको देख के बैटगर्ल बोलती है जेसन क्या ये तुम हो? तो कहता है हाँ नहीं मैं जेसन नहीं हूँ, मैं जेसन नहीं हो सकता हूँ। और अगले पल बैटगर्ल बोलती है मुझे एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा ब्रूस कि शायद ये जेसन है, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हुड क्या तुम यहाँ पे हो? और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग उसी स्विमिंग पूल की तरफ आते हैं जहाँ पे इन सारे के सारे लोगों को जमा किया गया था। और बैटगर्ल बोलती है कि आखिरकार वो ये सब कर क्यों रहा है? तो बैटमैन बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता इस बारे में। तो बैटमैन बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे एक दरवाजे के ऊपर ओप्स करके लिखा हुआ होता है, और जब वो उसके अंदर घुसते हैं तो वहां पे उनको बेसिकली जेसन मिलता है, जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। और बैटमैन उसको अपने पास बुलाता है, बोलता है कि जेसन क्या तुम ठीक हो? लेकिन जेसन एकदम डर जाता है और कहता है कि मुझे छूने की जरूरत नहीं है। तो बैटमैन बोलता है कि जेसन ये मैं हूँ ब्रूस। और जेसन बोलता है तुम पहले रेड हुड हो लेकिन उसके बाद जोकर बनोगे। यहाँ पे एक से ज्यादा जोकर मौजूद हैं, प्रोबेबली तुमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा इतने लंबे अरसे से, लेकिन हम लोग जो है बहुत जल्द एक नया जोकर बनाने वाले हैं, समवन हु नोज यू, समवन हु हेट्स यू। तो बैटमैन बोलता है कि जेसन तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो जेसन वहां पे अपना मास्क उतारकर कहता है क्या मैं ठीक हूँ? क्या तुम्हें मेरी तरफ देख के क्या लगता है ब्रूस कि मैं ठीक हूँ? तुमने ये सब मेरे साथ किया है, तुमने ही मुझे इस पाथ पे चलाया है, और मैं देखो अब कहाँ पहुंच चुका हूँ, और इस चीज के लिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। तो प्लीज मुझे इसी गन के अंदर छोड़ के यहाँ से चले जाओ, जाओ और जाके तुम अपने लिए नया रॉबिन ढूंढो, जिस तरह तुमने मुझे पहले रिप्लेस करा था दोबारा से रिप्लेस कर दो। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि जेसन प्लीज हमारी बात सुनो। तो वहीं से वो बोलता है क्या हुआ बारबरा, अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे अरेस्ट करोगी या मुझे पकड़ के ऑलरेडी बंद क्यों नहीं कर देती हो? तुम आखिरकार इंतजार किस बात का कर रखी हो? लेकिन हम देखते हैं कि बारबरा उसके पास आती है और उसको बेसिकली हक कर लेती है। तो वहीं से बारबरा बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, अभी मैं तुम्हें बस एक सेफ जगह के ऊपर ले जाना चाहती हूँ। और उसी तरह हम देखते हैं कि बैटगर्ल बेसिकली जेसन को अपने घर में ले आती है और उसको वो लोग वहां पे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए सुला देते हैं, और वो बोलती है कि वो सो चुका है। तो बैटमैन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और कुछ और लीड्स मुझे मिले हैं, उसके ऊपर मुझे चेकअप करना होगा। तो बैटगर्ल बोलती है कि जेसन के बारे में क्या? तो बैटमैन बोलता है कि उसको रेस्ट की जरूरत है। तो बैटगर्ल बोलती है कि आज रात उसकी जान जा सकती थी, वो किसी को मार सकता था, उसको तुम्हारी जरूरत है। तो बैटमैन बोलता है कि जेसन इस वक्त बिल्कुल सेफ है बारबरा, लेकिन पूरे का पूरा गौतम इस वक्त एक बड़ी मुश्किल के अंदर मौजूद है और मुझे उसको सेव करना होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जेसन की आंख खुलती है और वो बिस्तर पर उठ के बैठता है और कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे कमरे के अंदर घूम रहा होता है तो उसको व्हील चेयर नजर आती है, जो कि कभी बारबरा की हुआ करती थी, और बेसिकली वहाँ पे वो कैलेंडर भी लगा हुआ है जिस दिन वो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था किलिंग जोक वाला। और उसको वहाँ पे बेसिकली एक तरह की किताब मिलती है क्रॉनिक पेन के नाम से, जिसके अंदर इस सारे के सारे ट्रॉमा से निकलने के बारे में पूरी की पूरी किताब ही लिखी गई है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बैटगर्ल यहाँ पे आती है और जेसन को ढूंढ रही होती है, और जेसन अगले पल आता और कहता है कि बारबरा मैंने इस बात की उम्मीद करी थी कि मैं अगर शावर इस्तेमाल कर लूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। और वहीं से वो बोलता है कि इस किताब को मैंने थोड़ा सा पढ़ के देखा, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। तो बारबरा बोलती है कि तुमने ठीक कहा, ये मेरे बहुत ही ज्यादा काम आई थी, तो क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तो जेसन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी भी ठीक हो सकता हूँ। जोकर ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा उतने सालों से, जो उस बात के ऊपर मुझे बैटमैन चला रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो सारी की सारी चीजें गलत थी और मैं एक गलत रास्ते के ऊपर चल रहा था। अब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मेरी इस बात पे विश्वास कर रही हो? तो बारबरा बोलती है कि मैं विश्वास करना तो चाहती हूँ। तो जेसन बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? उस कैलेंडर के अंदर सारी की सारी डेट्स, क्लोजेट के अंदर तुम्हारी व्हीलचेयर और इस किताब को तुमने अब तक संभाल के क्यों रखा हुआ है? क्या इन चीजों को देख के तुम्हें तकलीफ नहीं होती कि जोकर ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तो बारबरा बोलती है कि नहीं, मुझे इसकी अब आदत हो चुकी है जेसन, लेकिन मैंने अपने आप को हील किया अपनी डैड की मदद से, मैंने अपने फिजिकल थेरेपिस्ट की मदद से अपने आप को दोबारा चलना सिखाया और मैंने अपने आप को दोबारा खड़ा करके दिखाया। मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी मौजूद थी, इसलिए मैंने कभी हार नहीं मानी, और मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि शायद वो पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर भी होती तो तुम्हें इस रास्ते पे ना चलना पड़ता। तो जेसन बोलता है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन मेरे अंदर ये कभी मौजूद ही नहीं थी। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती हाँ तुम्हें ये सब इसीलिए नहीं मिला, हमारी सपोर्ट इसीलिए नहीं मिली क्योंकि हम अब तक ये समझ रहे थे कि तुम मर चुके हो जेसन, इंक्लूडिंग ब्रूस भी। लेकिन जब तक उसको इस बात के बारे में पता चला कि तुम अब से जिंदा हो चुके हो, तुमने अपने आप को एक नई चीज के अंदर रिक्रिएट कर लिया था, रेड हुड के अंदर। और हम इस बात की पूरी विश करते हैं कि हम लोग काश उस वक्त तुम्हारे साथ होते जब तुम्हें हमारी जरूरत थी। तो जेसन बोलता है कि आज से पहले किसी ने मुझसे कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि वेल अब मैं तुमसे कह रही हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि जेसन और बैटगर्ल एक दूसरे के करीब होते हैं और वो यहाँ पे इसको किस कर देती है। लेकिन वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, मैं बस इतना तो हमें बताना चाह रही थी कि मुझे तुम्हारी परवाह है।
तो वहीं से जेसन बोलता है कि सच कहूँ तो मेरी आज तक किसी ने परवाह नहीं करी और ना ही मुझे किसी ने ये सब कहने की भी कोशिश करी है। तो वहीं से बारबरा बोलती है कि मुझे माफ कर देना इन सब के लिए, लेकिन मैं सच में तुम्हारी इन सारी की सारी चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रही हूँ। तो वहीं से वो जेसन बोलता है कि बारबरा, तो बोलती है कि वो सिर्फ एक मूवमेंट था जेसन, बस इतना ही। अभी के लिए मुझे अपने केस के ऊपर वापसी लौट के जाना पड़ेगा, इससे पहले कि जोकर और ज्यादा लोगों को हर्ट करना शुरू करे। तुम चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर सकते हो, ठीक है? तो जेसन बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन वहां पे जो है बैट केव के अंदर पूरे के पूरे केस को दोबारा से स्टडी करने की कोशिश कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा जोकर कौन है। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन को समझ में आ गया है कि वो जो अलग अलग जोकर्स हैं वो अलग अलग लोग हैं, और उसने उनकी अलग अलग फाइल्स को बनाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक क्रिमिनल है, एक क्लाउन है। और इसी तरह देखते हैं कि बैटमैन वहां पे पहले क्रिमिनल वाले जोकर की जो है फाइल को पढ़ना शुरू करता है, और वो देख रहा होता है कि कौन सा जोकर जिससे उसने आज तक मुकाबला करा वो क्रिमिनल वाला हो सकता है। फिर इसी तरह वो क्लाउन वाले जोकर की तरफ देख रहा होता है कि क्लाउन वाला जोकर कौन हो सकता है, और इसी तरह वो कॉमेडियन वाले को देख रहा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से अगले पल हम ब्लैक गेट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आग लग चुकी है, और वहां से आवाज आ रही होती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा चिल है, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? चिल, ये काफी ज्यादा चिल ही हो रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जोकर जो है वो जो चिल के पूरे सेल के अंदर आ चुका है और उसको अपने साथ किडनैप करके ले जा रहा होता है, और कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए पहले चिल, और तुम्हें इस टोपी की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। और अब लाइट्स कैमरा एक्शन। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली जोकर ने यहाँ पे जो चिल को किडनैप कर लिया है और उसको वो कैमरे के सामने बिठा के कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो चिल बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जोकर बोलता है कि अब वक्त आ चुका है फाइनली चिल कि तुम्हें अपने गुनाहों को कन्फेस करना होगा। अब तुम्हें बताना ही होगा सबको कि आखिरकार तुमने थॉमस और मार्था वेन को जान से क्यों मारा था। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली जोकर ने यहाँ पे जो चिल को पकड़ लिया है, उसको किडनैप कर लिया है, और वो एक तरह की वीडियो बना के ये बात रिकॉर्ड करवाना चाहता है कि आखिरकार उसने थॉमस वेन और मार्था वेन को क्यों मारा था। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जोकर ये सारी की सारी चीजें इस्तेमाल इसीलिए कर रहा है ताकि वो बैटमैन को भड़का सके, उसकी माँ बाप के कातिल को सामने ला के, ताकि बैटमैन उसको जान से मार डाले और वो दोबारा से एक नया जोकर क्रिएट कर सके जो वो करना चाह रहा है। तो कहानी की स्टार्ट हमारे पास बेसिकली हमारे 3 जोकर्स के साथ होती है, जिस तरह की इस कहानी का नाम ही है, जहां पहला जोकर जो है वो हमारा क्रिमिनल है, तीसरा जोकर जो है वो क्लाउन है, और दूसरा जोकर जो है वो हमारा कॉमेडियन है। लेकिन इसी तरह जब हम अगले पैनल पे शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अब 2 जोकर या 3 जोकर नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोकर्स बन चुके हैं। और ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनका भी कुछ टाइम पहले हमने स्विमिंग पूल के अंदर देखा था, जो वो जोकराइज्ड हुए हुए थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हर एक आदमी जो वो हर एक अलग प्रोफेशन से जो है बिलोंग करता है। और इसी तरह बैटमैन बेसिकली इन सारे के सारे जोकर्स को एक टेबल पे बिछा के रख रहा है ताकि वो लोग उसको स्टडी कर सकें और समझ सकें कि वो लोग कर क्या रहे हैं। और बैटमैन बोलता है कि जिन हम 3 जोकर्स को जानते थे, देख के ऐसा लग रहा है कि वो इस पूरी की पूरी सिटी से लोगों को किडनैप कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक ही अटेम्प्ट के अंदर, कि वो एक बेहतर जोकर बनाना चाहते हैं। तो इसे बैटगर्ल बोलती है एक बेहतर जोकर, इससे आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तो जेसन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि इतने टाइम से जोकर जो है इतने सालों से हमें सिर्फ पागल बना रहा है और कुछ भी नहीं। तो बैटगर्ल बोलती है कि हाँ ये तो ठीक है ब्रूस, लेकिन ये बैटर जोकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रूस, तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? तो बैटमैन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द जेसन, जैसा कि उसने हमें कहा कि वो लोग एक ऐसे आदमी को जोकर बनाना चाहते हैं जिसके मास्क के पीछे एक आइडेंटिटी हो, जिसको मैं पहचानता हूँ, जिससे मेरा अपना पर्सनल कनेक्शन हो। और इसी वजह से उन्होंने जेसन को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो बात ये मुझे बता सके। वो लोग चाहते हैं कि मैं इस सारे के सारे पर्दे को फाश करूं और उनको फौरन से अनकवर करूं कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन बस अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे किस चीज को पता करना है। तो जेसन बोलता है कि अब सिर्फ 2 जोकर्स रह गए हैं ब्रूस, ना कि 3, और वो 2 भी जब मेरे सामने जैसे ही आएंगे तो मैं उनको भी खत्म कर दूंगा, और उसके बाद एक भी जोकर जिंदा नहीं रहने वाला है। और मैं इस बात को जानता हूं कि तुम तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये सुन के हम देखते हैं कि बैटमैन को गुस्सा आता है और जेसन को पकड़ लेता है और कहता है कि एनफ, बस अब बहुत हो चुका है। तो बैटगर्ल बोलती है कि ब्रूस जरा आराम से, क्या हो गया है आखिरकार? तो बैटमैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं उस जोकर के दिमाग में अपनी गोलियां उतारना नहीं चाहता हूं तुम्हारी तरह? आफ्टर एवरीथिंग ही डिड, उसने बारबरा के साथ जो किया, उसने तुम्हारे साथ जो किया, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता हूं? तो जेसन बोलता है कि हाँ, मैं अभी भी यही समझ रहा हूं क्योंकि तुमने अभी तक जोकर को नहीं मारा, लेकिन मैंने मार दिया है। तो बताओ क्या होने वाला है, क्या तुम मुझे अरेस्ट करने वाले हो? मैं कोर्ट जाऊंगा और मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया जाएगा, उसके बाद बारबरा की आइडेंटिटी को भी एक्सपोज करवाया जाएगा क्योंकि वही एक आई विटनेस थी जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद थी। आई एम श्योर कि तुमने उसको भी यही बोला होगा ना, इसी वजह से तुम लोग अब तक खामोश बैठे हो। लेकिन मैं सच जानता हूँ ब्रूस, इसमें सच ये है कि तुम ये सब इसीलिए नहीं कर रहे हो, तो मुझे पकड़वाना इसीलिए नहीं चाहते हो क्योंकि अगर हम सबकी आइडेंटिटी रिवील होगी तो फिर तुम्हारी भी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया जाएगा और वो तुम सह नहीं सकते हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहीं से बारबरा आती है और ब्रूस को रुकने के लिए कहती है, और वहीं से जेसन बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना बारबरा कि तुम इसमें इसकी साइड ले रही हो। आई मीन कम ऑन बारबरा, वो आखिरकार हमें कितने टाइम से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये वो इंसान है जो कि हमें इसके अंदर घसीट के ले आ चुका है और अब यहाँ से निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा।
तो बैड गर्ल बोलती है कि मैं समझ रही हूँ जेसन तुम्हारी सारी बातों को कि तुम इसको किस नजरिए से देख रहे हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन ब्रूस ने हमारी मदद करने की हमेशा ही कोशिश करी है। तो वहीं से जेसन बोलता है कि मेरी मदद आखिरकार वो कैसे करी है? क्या तुम अब मुझे यहीं इस सेल के अंदर यहाँ नीचे सड़ने के लिए छोड़ने वाले हो और हमेशा के लिए मुझे यहाँ पे लॉक करके भूल जाओगे जिस तरह जब मैं मर गया था तुमने मेरे साथ किया था? लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन जेसन को छोड़ देता और कहता है तुम कभी इस बात को नहीं समझे और ना ही तुम कभी समझ पाओगे, लेकिन आज हमने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला करा है तो हमें इस वक्त सिर्फ काम के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। तो सीधा जेसन बोलता है कि ये व्हाटएवर, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तो बैटमैन वहां सारी चीजों को देख रहा होता है और बताता है कि मुझे ये देख के अंदाजा हो रहा है कि किस तरह से जोकर्स ने बहुत ही ज्यादा लोगों को इस केमिकल से एक्सपोज करने की कोशिश करी है। वो अलग अलग पेशे के लोगों को जो है ये सारे के सारे ड्रग देके जोकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको एक बेहतर कैंडिडेट मिल सके, लेकिन लग रहा है कि इसके अंदर तकरीबन सारे के सारे लोग ही फेल हो चुके हैं एक्सेप्ट दीज 3। जैसा कि तुमने कहा, जो क्रिमिनल जोकर है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड इंसान है, वो अपने गोल्स को और अपनी हर एक चीज को जो है बिल्कुल दिमाग के में क्लियर करके चलता है और वो जो है ज्यादा थिएट्रिकल नहीं है। और ये मुझे उस जोकर की याद दिलाता है जिससे मैं अपनी अर्लीस्ट इनकारनेशन में मिला करता था, यानी जब मैं नया नया बैटमैन बना था। और जिस जोकर को, यानी कि जिसको तुम क्लाउन कह रहे हो, जिससे हम एक्वेरियम के अंदर मिले थे, वो जोकर जो है वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जिसको खेलने में बहुत ही मजा आता है और वो खेल तमाशों और ट्रिक्स में लगा रहता है। और रही बात अगर कॉमेडियन की, तो इसकी स्माइल के नीचे जो कि ये दुनिया को दिखाता है कुछ बहुत ही खतरनाक और डार्क चीज छुपी हुई है जो कि वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो बारबरा बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो ब्रूस, तुम्हें लगता है कि इन तीनों में से कोई एक ओरिजिनल है? तो ब्रूस बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन तीनों में से एक जो है वो असली जोकर है और उसने ही बाकी दो को बनाया एट सम पॉइंट, ये उसकी नजर में सिर्फ एक जोक है। तो बारबरा बोलती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि उसने उन दोनों को शायद इसीलिए बनाया हो ताकि वो अपनी असली आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रख सके। मे बी ये सब उसने इसीलिए करा है ताकि कोई पता ना लगा सके कि असल में जोकर है कौन। तो वहीं से जेसन बोलता है कि हो सकता है कि वो कभी कोई हो ही ना, मतलब वो कोई नोबडी हो सकता है। तो वहीं से बारबरा बोलती है इसके अलावा कोई और चीज है जो तुम हमें बताना चाहते हो ब्रूस, जो कि इस केस में हमारे काम आ सके? तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि हाँ मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें फेल किया जेसन, लेकिन अब मैं तुम्हारी दोबारा से मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें एक नए पाथ की तरफ ले जाना चाहता हूँ जेसन, एक नई आइडेंटिटी। तो इस रेड हुड को पीछे छोड़ दो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तो वहीं से जेसन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बारबरा बोलती कि जेसन अब वो कोशिश कर रहा है तुम्हारे साथ आने की और तुम्हारी मदद करने की, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? तो जेसन बोलता है कि अभी के लिए मेरे ख्याल से हमें सिर्फ जोकर के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए, और वैसे भी अब मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस अब जोकर्स को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता हूँ और उनका काम हमेशा के लिए तमाम करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले तुम्हें बारबरा के सवाल का जवाब देना होगा ब्रूस, क्या इस केस के अंदर तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो जो तुम्हें पता है और हमें ना पता हो? लेकिन ब्रूस वहां सोच में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो वहीं से जेसन बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम जोकर का असली नाम जानते हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो बारबरा बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ब्रूस को अगर जोकर का असली नाम पता होता तो वो अब तक हमसे छुपा के रखता? तो जेसन बोलता है कि बताओ ब्रूस, तुम्हें वो पता है ना? तो बैटमैन बोलता है कि अगर मुझे उसका नाम या उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं तुम्हें बता चुका होता। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल उनके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ब्लैक गेट आइलैंड के ऊपर से एक अलर्ट आती है और हमें पता चलता है कि दरअसल ब्लैक गेट प्रिजन के अंदर एक जबरदस्त किस्म की आग लगी हुई है। और बैटमैन जब वहां पे पहुंचते क्राइम सीन के अंदर तो ये पता चलता है कि वो लोग बेसिकली जो चिल को ले गए हैं। तो बैटमैन बोलता है वहां पे आके कमिश्नर गॉर्डन से कि मुझे उसके सेल को देखना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन उसके सेल के अंदर आता है और वहां पे उसकी बुक शेल्फ के अंदर कुछ लेटर्स मौजूद होते हैं जो कि उसने ब्रूस वेन के लिए लिखे थे। तो इसे जिम गॉर्डन बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है? तो बैटमैन बोलता है कि ये लेटर है। तो वहीं से एक वार्डन आके बताता है कि इसने सारे के सारे लेटर इतने टाइम से लिखने की कोशिश कर रहा था। सॉरी, मैं आपकी बातों के बीच में आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो मैंने बोला कि आपको आके थोड़ी सी मदद की जरूरत होगी, अगर किसी चीज को पूछने में तो मैं दे सकता हूँ। तो बताइए कि आप उसको पकड़ के लेकर आने वाले हैं ना? तो बैटमैन बोलता है कि तुम जोचिल की बात कर रहे हो? तो वार्डन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जोकर की बात कर रहा हूँ। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि अगर ये सारे के सारे लेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं तो उनको कभी मेल क्यों नहीं किया गया? तो वहीं से वो वार्डन बोलता है कि इसके लिए आपको एवन से पूछना पड़ेगा जो कि यहाँ का इंचार्ज था। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बैट गर्ल और जेसन बाहर खड़े हुए होते हैं ब्लैक गेट प्रिजन के, और वो लोग यहाँ पे बेसिकली प्रिजन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। लेकिन वहीं से जेसन बोलता है, हे क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? मुझे पता है कि मैंने टोटली स्क्रूड अप कर दिया है। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि स्क्रूड अप जेसन, तुम्हें कोई इस वक्त अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे और ब्रूस को इस वक्त किस पोजीशन में डाल दिया जोकर को मारने के बाद से। हम लोग टोटली ट्रैप हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब हमें तुम्हें आजाद छोड़ना ही होगा। तो जेसन बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ कि मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन सच में अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होने वाला। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है आई होप कि ऐसा कभी हो भी ना, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए अगर मुझे अनमास्क होना भी पड़ा तो मैं अपना मास्क उतार दूंगी। और उसी तरह देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली उस आदमी के पास आता है जो कि यहाँ का इंचार्ज है, और वहीं से वो आदमी बताता है कि वो आखिरी टाइम में अपने बहुत ज्यादा रिग्रेट के अंदर मौजूद था जो कुछ भी उसने किया है। तुम सच में जानते हो ना कि जोसेफ चिल ने आखिरकार किया क्या था?
तो बैटमैन बोलता है कि गौतम के अंदर हर आदमी जानता है कि जो चिल ने क्या किया था और जिस वजह से वो इस ब्लैक गेट के अंदर मौजूद है एवेंस। लेकिन मैं यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स को देख रहा हूँ जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लेटर्स मौजूद हैं जो कि उसने ब्रूस वेन के लिए लिखे हुए हैं, जिसमें वो उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना देख के मैं अंदाजा लगा रहा हूँ इनमें से कोई भी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिनिश नहीं है। तो वहीं से वो बताता है कि जोसेफ ने कभी भी स्कूल को अटेंड नहीं करा और वो बहुत ही बुरा था स्कूल के अंदर, तो इसलिए जब वो यहाँ पे आया तो वो हमारी क्लासेस ले रहा था, लेकिन इन क्लासेस के अंदर भी वो इतना ज्यादा शार्प नहीं था और काफी ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीख रहा था। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि इसका मतलब जब वो यहाँ पे सारी की सारी चीजें सीख रहा था तब वो बीमार पड़ गया। तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जोसेफ ने तो इन सारे के सारे लेटर्स को बहुत पहले लिखना शुरू कर दिया था जब वो बीमार भी नहीं था। वो आदमी सच में बहुत ज्यादा बदल चुका था। वो बात करता था अपने अंदर की डार्कनेस के बारे में, जो चीज उससे हो गई थी उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो इस बात को डिनाई नहीं करता था कि जो उसने करा है वो उसने नहीं करा, इनफैक्ट वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था। तो बैटमैन बोलता है कि वो कैसे? तो वो बताता है कि वो इन लेटर्स के जरिए करने की कोशिश करता था। वहीं से वो बोलता है एवेंस के आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई उसको उठा के क्यों लेकर गया है, आखिरकार वो किसी को क्या फायदा दे सकता है या किसी को क्या नुकसान दे सकता है। वहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे बैटमैन सारे के सारे लेटर्स को देख रहा होता है जिसके ऊपर ब्रूस वेन लिखा हुआ होता है, लेकिन अचानक उन लेटर में से एक लेटर के ऊपर बैटमैन लिखा होता है। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली जब वो लेटर खोलता है बैटमैन तो उसके अंदर जोकर की तरफ से एक थिएटर का टिकट होता है और वही शो होता है द मार्क ऑफ जोरो, जिस शो के बाद बैटमैन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। तो उसी तरह बैटमैन समझ जाता है कि जोकर ने इसको हिंट दिया है वहां पे थिएटर में बुलाने के लिए। और बेसिकली हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे बैटगर्ल और जेसन के साथ यहाँ थिएटर के अंदर पहुंचता है। उसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन वहां पे दोनों को इशारा करता है कि वो दोनों अलग अलग रास्तों से अंदर घुसेंगे और बैटमैन वहां पे फ्रंट गेट से जो है अंदर घुसेगा। उसी तरह देखते हैं कि इस पूरे के पूरे थिएटर के बाहर एक शो लगा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है 1 नाइट ओनली द न्यू जोकर। तो आप समझ चुके हैं कि जोकर यहाँ पे आज पूरा का पूरा जो है एक तमाशा करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे तीनों के तीनों लोग जो हैं वो अपने अपने अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करते हुए उस थिएटर के अंदर घुसते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग छानबीन करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब बैटमैन जैसे ही थिएटर के अंदर पहुंचता है तो अचानक वहां पे जबरदस्त किस्म की स्पॉटलाइट खुल जाती है और आवाज आती है, प्लीज टेक योर सीट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लगता है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है कन्फेस करने का मिस्टर चिल। आखिरकार आप बता ही दीजिए कि आपने थॉमस और मार्था वेन को मारा क्यों था और आपने उनके साथ किया क्या था। तो वहीं से हम देखते हैं कि जो चिल बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम आखिरकार क्या कहना चाहते हो। तो जोकर बोलता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जो चिल, मैंने तुम्हारे सारे के सारे लेटर्स पढ़े हैं, वो मिनिस्टर्स नोट्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे बैटमैन इन सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रखा है। और वहीं से बैटगर्ल जो है वो प्रोजेक्टर रूम के अंदर जाती है जहां पे पूरी की पूरी फिल्म चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहां पे और भी ज्यादा जोकराइज लोग मौजूद होते हैं। और इसी तरह वहां पे डाउन स्टेयर की तरफ जाएं तो वहां पे भी यही सेम हो रहा होता है जहां पे जेसन के ऊपर मुख्तलिफ जोकर्स आ रहे होते हैं। लेकिन वहीं ऊपर से आवाज आती है, अब आखिरकार हम लोग इस मूवमेंट के ऊपर पहुंच ही गए हैं बैटमैन। हाँ, मैं अब बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो मैं और ये द परफेक्ट टाइम सीन। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जो क्रिमिनल जोकर नंबर 1 है वो यहाँ पे जो चिल को एक कुर्सी से बांध के रखा हुआ है और कहता है, हाँ आई मीन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ वो 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, द क्रिपल जिसकी टांगे मैंने तोड़ी थी और वो बच्चा। उस बच्चे के बारे में मैंने काफी सोचा, लेकिन तुम जानते हो उस बच्चे को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, उसके अंदर तमीज की बहुत ही ज्यादा कमी है। और अगर उस लड़की की बात की जाए तो वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, तो इसलिए मैंने किलर को पिक करा नया जोकर बनाने के लिए। कम ऑन चिल। तो बेसिकली आज जोकर का जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से जैसा वो पहले जेसन को जो है यहाँ पे जोकर बनाना चाह रहा था, अब वो जेसन की जगह यहाँ पे जो चिल को जोकर बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसका और बैटमैन का कनेक्शन समझ लीजिए कि सबसे पुराना है। मतलब जो चिल वो इंसान है जिसने बैटमैन के पेरेंट्स को शूट किया था और उसके बाद ही ब्रूस वेन के अंदर बैटमैन बनने का एक जज्बा आया था। तो देखा जाए तो जो चिल ही बैटमैन का सबसे पहला विलन है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन जो है अपने ग्रैपलिंग हुक को पकड़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वहीं से जोकर बोलता है, बैटमैन जरा मुझसे डिस्टेंस बना के रखना, वरना तुम जानते हो ना कि क्या हो सकता है। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली जोकर ने अपने अंदर जबरदस्त किस्म के डायनामाइट्स को बांधा हुआ होता है और वो कह रहा है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इन सबको उड़ा के खत्म कर दूंगा। तो बैटमैन बोलता है कि तुम एक नया जोकर बनाना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि वो जो चिल है। तो वहीं से जोकर बोलता है कि हाँ, आखिरकार वो क्यों नहीं हो सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटगर्ल यहाँ पे उन सारे के सारे जोकर से बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला कर ही रही होती है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहां पे उन दोनों के दोनों जोकर जिससे वो मुकाबला कर रही होती है उनको आगे गोली लगती है और वो दोनों वहां पे गिर जाते हैं। तो वहीं से वो बोलती है कि रेड हुड क्या ये तुम हो, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे वो दूसरा जोकर मौजूद है जो कि द कॉमेडियन है और वो ठीक अपने उसी गेटअप के अंदर आया हुआ जो कि उसने किलिंग जोक के अंदर लिया था जब उसने बारबरा को मारा था, और बोलता है, हाँ तुम करीब तो हो लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, चलो अब स्माइल करो। और इसी तरह क्रिमिनल जोकर बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ आखिरकार कि मैं नया जोकर क्यों बना रहा हूँ बैटमैन, क्योंकि मैं पहले से और ज्यादा मीन रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर मेरी वैल्यू हो, तुम्हारी नजर में मेरी और ज्यादा कदर हो। अभी इस वक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस एक अनडिफाइंड केओस हूँ,
लेकिन अब मुझे इससे कुछ ज्यादा बनना है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाऊं। मैं ही हूं जो कि तुम्हारे लिए सिर्फ मायने रखे और मेरे अलावा कोई ना हो। और वो ये आदमी कर सकता है। ये वो जोकर बन सकता है जो कि तुम्हारे लिए मैटर करेगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली जोकर उसको उठा के एक पुली के जरिए बीच में लटका देता है और वहीं से बैटमैन बोलता है कि वो सिर्फ एक सिक ओल्ड मैन है, डेट्स ऑल। तो वहीं से जोकर बोलता है कि सिक, मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूं कि मेरा नया छोटा सा बात उसको बिल्कुल नया बना सकता है। अ सिंपल ट्रेड ऑफ फिजिकल हेल्थ फॉर मेंटल हेल्थ। और इसी तरह हम देखते हैं बेसिकली वहां पे नीचे वही पूरा का पूरा केमिकल जोकर ने सेटअप किया हुआ है जिसके जरिए वो सबको जोकर बनाता है और अब वो जो चिल को उसके ऊपर ले आया है उसको वहां पे गिराने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जेसन वहां पे सारे के सारे लोगों को निपटाता है और सीधा बैट गर्ल की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जेसन जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो बारबरा बोलती है कि जेसन जरा अपने पीछे देखो। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो जोकर यहाँ पे खड़ा होता है और वो जेसन के हाथ के ऊपर शूट कर देता है और कहता है तो अब बताओ कि इस पूरे के पूरे फ्लोर के ऊपर किसका दिमाग बिखरने वाला है। हाँ, लेकिन वहीं सब देखते हैं कि बारबरा आती है, उसका कैमरा पकड़ के सीधा उसके मुंह में घुसाती है और कहती है कि तुमने मुझसे क्या कहा था, स्माइल, तो अब तुम स्माइल करो। और इसी तरह देखते हैं कि वहीं से वो जोकर बोलता है कि जैसे ही जो चिल दोबारा से रिबॉर्न होगा तो मैं रेस्ट कर सकता हूँ, मुझे ये सब कुछ करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि वो अपनी मशीन गन निकाल के बैटमैन के ऊपर गोलियां चलाना शुरू करता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला रहा होता है तो वहां पे बेसिकली जहाँ पे एक पूरे की पूरी स्ट्रिंग लगी होती है उस ब्रिज को होल्ड करने के लिए वो अचानक कट जाती है और जोकर का वहां पे बैलेंस टूटता है और वो वहां पे गिर जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए बैटमैन आता है सीधा जोकर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो लाइटर उसके हाथ से छूटा होता है वो दरअसल उस केमिकल के अंदर जाके गिरता है जिससे उस पूरे के पूरे केमिकल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है धमाका शुरू हो जाता है। और ये देख के वो जोकर जो अपना चाकू निकालता है बैटमैन के ऊपर अटैक करने के लिए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहां पे जो दूसरा जोकर होता है वो यहाँ पे अभी भी पागलों की तरह हंस रहा होता है और बारबरा को मारने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मुझे इतना मजा कहाँ पे आया था, लगता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि जैसे ही वो आग जलना बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट होती है तो वो जोकर वहां से डिसअपियर हो जाता है। तो जेसन बोलता है कि आखिरकार वो गया कहाँ है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से हम बैटमैन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जोकर और उनके बीच लड़ाई हो रखी है और कहता है कि अभी तक ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चीज हो रही है, एक और क्रिमिनल जो है वो बर्निंग बाथ के अंदर कूदेगा और एक नया जोकर पैदा होगा। और अगली बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली जो चिल की उस रस्सी को काट देता है और जो चिल सीधा जो है उस पूरे के पूरे जलते हुए केमिकल के अंदर गिर रहा होता है। लेकिन बैटमैन वहां पे अपनी ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली जो चिल को बचाते हुए सीधा लैंड करता है जोकर के ऊपर और उसको किक मारते हुए दीवार की आर पार कर देता है। और ये देख के हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे जो चिल खड़ा होता है और वो बहुत बुरी हालत में खांस रहा होता है। लेकिन बैटमैन उसके सामने आता है और ये देख के वो एकदम डर जाता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन उसको सिर्फ खामोशी से देख रहा होता है और वो बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं ब्लैक गेट के अंदर, तुम इस बारे में जानते हो ना कि मैंने क्या किया था, मैं जानता हूं कि इसके लिए तुम मुझे जान से मार डालोगे। लेकिन बैटमैन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो जो चिल बोलता है कि मैं ये डिजर्व करता हूं और मैं सच में इसके लिए बहुत ही ज्यादा माफी भी मांगता हूं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली जो पीछे की दीवार होती है अचानक वो हिलना शुरू होती है और वो जोर से जो चिल के ऊपर गिर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली उसको वहां से डॉज करते हुए बचा लेता है। तो जो बोलता है कि थैंक यू, तो बैटमैन बोलता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली हमें हंसने की आवाज आती है जोर जोर से और जोकर बोलता है कि मैंने इस बारे में उम्मीद की थी कि हमारा गेम थोड़ा सा और लंबा चलेगा, लेकिन लगता है कि इस गेम को हमें साथ मिलकर ही खत्म करना होगा। गॉड, मुझे तो हंसने में अब और भी ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली वो जोकर यहाँ पे जो हंस रहा होता है जोर जोर से अचानक आके उसको वहां पे जो दूसरा जोकर होता है द कॉमेडियन वो आके उसको गोली मार देता है और कहता है तो चलो इसके साथ एक और गया। और हम देखते हैं कि वो उसके सामने आ जाता है और सरेंडर करते हुए बोलता है कि बस बैटसी, अब मुझे फौरन से पकड़ के ले जाओ तुम, अब मैं इस पूरे की पूरी क्रेजी राइड को खत्म कर देना चाहता हूँ, मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली पूरा का पूरा क्राइम सीन खत्म हो चुका है और बैटमैन ने यहाँ पे पुलिस वगैरह को बुला लिया है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेसन बोलता है तो बस अब इतना ही, मतलब वो दोबारा से जोकर को अरखम ले जा रहा है और उसने मुझे घर भेजने को कहा, उसने कहा कि मैं बैट मोबाइल को जो है वापसी केव ले जाऊं। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि तुम कम से कम उसको एक चांस तो दो जेसन, कम से कम तुम अपने आप को तो एक चांस दो। तो जेसन बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे को चांस नहीं दे सकते हैं। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि जेसन देखो, मुझे लगता है कि तुम जिस बारे में सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल एकदम अचानक हुआ, मैं उस बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे माफ करना। तो जेसन बोलता है कि राइट, सॉरी, मुझे भी माफ कर देना, चलो मैं इसके बाद मिलता हूँ तुमसे। और उसी तरह देखते हैं कि जेसन वहां से चले जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि कमिश्नर गॉर्डन यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो बैटगर्ल बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमिश्नर। तो हम देखते हैं कि वहीं से कमिश्नर बोलते हैं कि मैं इस वक्त जानता हूं कि तुम्हें जोकर से हैंडल करना इतना ज्यादा आसान नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और मैंने अपने मुंह काफी टाइम से बंद करके रखा था और मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। देखो, मैं तुम्हें उतना ही सपोर्ट करूंगा जितना बैटमैन तुम्हें करता है, लेकिन रेड हुड वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए।
तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि मैं जो भी उसके साथ कर रही हूँ वो मेरा बिजनेस है, आपका नहीं डैड। और अगले वाले हम देखते हैं कि वहीं से बारबरा जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली जोकर को पकड़ के ले जा रहा होता है और उसको खामोशी से देख रहा होता है। उसी तरह बैटमैन के दिमाग में वो सारे के सारे फ्लैशबैक्स घूम रहे होते हैं जो चिल के कि किस तरीके से उसने उसके फादर को और मदर को मारा था। तो वहीं से जोकर बोलता है, तो क्या तुमने देखा आफ्टर ऑल दैट ड्रामा कि तुम्हें अभी भी बेहतर महसूस नहीं हो रहा है ना ब्रूस वेन, बारबरा गॉर्डन, जेसन टॉड? तुम इसको जानते हो कि मुझे ये सब पता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं किसी को बताने नहीं वाला। इस दुनिया को जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारा असली नाम जाने और ना ही मैं किसी को बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम वो करना बंद कर दोगे जो तुम कर रहे हो, और तुम अगर वो करना बंद कर दोगे तो फिर मुझे मजा कैसे आएगा? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तो वहीं से जोकर बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ जो कि जरूर दूसरे तो बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे। वो क्लाउन जिसके दिमाग के अंदर तुम्हारे रॉबिन ने एक गोली उतार दी, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? वो तो एक क्लाउन था जो कि लोगों को हंसाना चाहता था और लोगों की सफरिंग्स के ऊपर हंसना चाहता था, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और रही बात क्रिमिनल की, वो ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही डिल्यूजनल था। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये आइडिया कुछ ज्यादा ही फैंसी था, बहुत ज्यादा लुनेटिक लग रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से ये आइडिया इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब एक डिफाइंड जोकर, एक ऐसा जोकर जिसका नाम हो, जिसकी आइडेंटिटी हो, क्यों ये पूरे के पूरे जोकर की डेफिनेशन को ही रुइन कर रहा था जो कि मैंने बनाई थी। इसीलिए मुझे जोकर बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसलिए मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा था कि मैंने उन जोकर्स को क्यों बनाया था, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने मुझे क्यों बनाया। हाँ, समझ रहे हो ना मेरा मतलब? तो इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली जोकर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जोकर नंबर 2 था, यानी कि कॉमेडियन वाला, वही असली जोकर है और उसने ही सारे बाकी जोकर्स को बनाया था। लेकिन वो यहाँ पे हमें ये हिंट भी दे रहा है कि हो सकता है कि वो उस वाले जोकर ने इसको बनाया हो और अब इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है तो इसने सारे जोकर्स को खत्म कर दिया। तो बैटमैन बोलता है कि इसके अंदर पंच लाइन क्या है जोकर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही। तो जोकर बोलता है कि ओ ये कोई जोक नहीं था बैटमैन, यहाँ पे कोई फाइनल ट्विस्ट मौजूद नहीं है। तब तक तो नहीं, तब तक मैं तुम्हारे सीने में जो हूँ एक छुरी घोंपने के बारे में ना सोचूं। वो क्रिमिनल जो था वो गलत था, मैं केओस हूँ, मैं जो हूँ एक डेविल हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं और सब कुछ हूँ। वो जोकर नहीं जो कि टूटा हुआ है, जो अकेला है, बल्कि वो बैटमैन है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा दर्द है जिसने उसको तोड़ कर रख दिया और उस दर्द से बड़ा उसकी नजर में कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा दर्द है जिसको कोई चीज खत्म नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैंने उन सारे के सारे जोकर्स को इस बात पे कन्विंस करा कि जो चिल जो है वो इस पूरे के पूरे ब्रांड स्पैंकिंग के लिए, जो एक नया क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। और फिर उन लोगों ने सारा का सारा वही काम करा जो कि मैंने सोचा हुआ था कि वो करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम जानते थे इस बात को कि हम जो चिल को आवाज उठाएंगे तो तुम उससे जरूर अट्रैक्ट होगे और तुम समझ जाओगे कि आगे क्या हो रहा है। और उन लोगों ने ठीक बिल्कुल वैसा ही करा जैसा मैंने चाहा था, जैसा मैंने उनको करने के लिए कहा था। तुमने उस आदमी को बचाया जिसने तुम्हारे फादर थॉमस और तुम्हारी मदर मार्था वेन को मारा था। इसके जरिए पूरे के पूरे गौतम और इसके रहने वाले लोगों को हमने एक खतरनाक किस्म के डिस्पेयर के अंदर डाल दिया है। तुमने उस पूरे के पूरे बूढ़े आदमी की तकलीफ और दर्द को देखा कि किस तरीके से अब वो बर्दाश्त कर रहा है, कि चेल अब एक कैसा इंसान बन चुका है, और तुम्हें एहसास हुआ उसके दर्द का और उसके रिलीफ का भी। तो देखो, तुम शायद समझ नहीं रहे हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म जिसको तुम कभी भर नहीं पा रहे थे उसको भर दिया है और तुम्हें इस बारे में पता तक नहीं चला। और वो सब मैंने इसीलिए करा है ताकि अब इस जिंदगी के अंदर मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द बन सकूं। मैं तुम्हें काट के रख दूंगा, मैं तुम्हें हर्ट करके रख दूंगा। मैं उस छुरी को जो कि मैंने तुम्हारे सीने के अंदर घुसी हुई उसको ट्विस्ट करता रहूंगा, इतना ट्विस्ट करूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों एक साथ ही मर जाएंगे। और उसी तरफ देखते हैं कि वहां पे जोकर पागलों की तरह हंस रहा होता है, जहां से हमें यहाँ पे एक बात ये समझ में आ गई है कि बेसिकली जोकर ने सारा का सारा जो तमाशा करा था वो सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि बेसिकली वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करवाना चाहता था बैटमैन की नजर में, क्योंकि बैटमैन की नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन वो था जो कि जो चिल था, क्योंकि उसने ही उसके पेरेंट्स की जान ली थी और उस वजह से ब्रूस वेन बैटमैन बना था। लेकिन यहाँ पे ब्रूस वेन को उसने इस तरीके से मैनिपुलेट करा जोकर ने कि ब्रूस ने अपने हाथों से ही जो चिल को बेसिकली माफ कर दिया, और अब जो है उसकी नजर में सबसे बड़ा विलन जो होगा वो खुद जोकर होगा, ना कि जो चिल होगा जो उसका सबसे बड़ा जख्म था। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल बेसिकली ब्रूस वेन जो है वो जो चिल से मिलने के लिए जाता है उसके लेटर्स के साथ, और बेसिकली वो यहाँ पे जाके जो है जो चिल को माफ कर देता है और उसी दिन जो चिल की मौत भी हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रूस ने अपने दिल से जो है उसको माफ कर दिया था और अब बेसिकली वो उसकी कब्र के पास आके खड़ा हुआ है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं समवेयर इन अलास्का, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रूस वेन ड्राइव करता हुआ पहाड़ियों की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे जबरदस्त किस्म की बर्फबारी हो रही है। और वहीं से हमें ब्रूस वेन का एक एपिलॉग सुनाया जा रहा होता है कि इस दुनिया को कभी भी उसका असली नाम नहीं पता चलना चाहिए। तो वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि अभी के लिए तो ये सब कुछ खत्म हो चुका है ब्रूस क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि अगर जेसन उन सारे के सारे जोकर्स को मार भी देता लेकिन उससे कुछ नहीं बदलता, उसने जो कुछ बारबरा के साथ करा है वो कभी बदल नहीं सकता है अल्फ्रेड। और इसी तरफ देखते हैं कि बेसिकली बारबरा जो है वहां पे बहुत तेजी से जो है अभी भी अपनी ट्रेनिंग को कर रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे एक और लेटर दिखाया जा रहा है जो कि बेसिकली जेसन ने बारबरा को लिखा है, और उसके अंदर वो लिखता है कि डियर बारबरा,
मैं एक नया चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चेंज तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ अब हमारे बीच डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है और शायद मैं इसकी वजह भी जानता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा एडमायर हो चुका हूँ तुमसे बारबरा। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, तुम्हारा दिल, इन सब चीजों ने शायद मुझे कहीं ना कहीं बदल दिया है। तुम ऐसा सोचती हो कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक गलत ही था, वो सिर्फ एक मोमेंट था जिसके अंदर हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो हम सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट बन सकते हैं। आई रियली डू। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो मैं सच में रेड हुड बनना भी बंद कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बन सकता हूँ जो तुम मुझसे बनने के लिए कहोगी, या फिर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जेसन बन के भी रह सकता हूँ। मैं बस तुमसे सिर्फ एक चांस चाहता हूँ जिसमें मैं तुम्हें इस बात को प्रूव कर सकूं कि मैं अब बेहतर इंसान बन चुका हूँ और अब मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो हूँ तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। मैं अब सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर एक चांस का हकदार हूँ और तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी सी अच्छाई बाकी है जिसको तुम और ज्यादा अंदर से निकाल के ला सकती हो, तो ठीक है, तुम मेरे पास जरूर आना और मुझे एक चांस देना और मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट होने का मौका नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें वाकई में लगता है कि वो सिर्फ एक मोमेंट था और कुछ भी नहीं था उसके अलावा, तो इस लेटर को जला के फेंक देना। मैं इसके बारे में तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब ना है। वॉट एवर हैपेंस, आई लव यू, योर्स जेसन। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली जेसन टॉड जो वो बेसिकली बारबरा से अब सच में प्यार करने लगा है। और यहाँ पे हमने देखा था कि जब बैटमैन ने उसको बोला था कि वो रेड हुड बनना छोड़ दे तो उसने साफ मना कर दिया था, लेकिन अब वो बारबरा से खुद कह रहा है कि अगर बारबरा उसके साथ हो जाती है, वो दोनों एक रिलेशन में आते हैं, तो वो रेड हुड बनना छोड़ देगा, वो सारे के सारे गलत काम छोड़ देगा और सिर्फ उसके साथ ही रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जेसन ने बेसिकली जो लेटर उसके दरवाजे के ऊपर लगाया होता है उसका टेप जो था वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का था और वो लेटर उसका जो है वहां पे जमीन पे गिर जाता है और वहां से वो जेनेटर आता है और उसके लेटर को कचरा समझ के वहां से उठा लेता है। तो उसका मतलब ये है कि ये लेटर, ये जो सारी की सारी फीलिंग्स थी जेसन की, वो कभी बारबरा तक पहुंची ही नहीं, जो कि मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा सैड है। तो उसी तरह देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन और अल्फ्रेड अभी तक जोकर के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे हैं अपने केस को क्लोज करते हुए। और वहीं से अल्फ्रेड बोलता है इतनी ज्यादा नफरत एक ऐसे इंसान की तरफ से तुम्हें मिल रही है जिसको हम अच्छी तरीके से जानते तक नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो दिन कभी नहीं आएगा कि हम सच में जान पाए कि जोकर है तो है कौन। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि ब्रूस वहां पे एकदम खामोश हो जाता है। तो इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली ब्रूस एकदम खामोश हो जाता है और उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है एक कपल का, जहां पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो कपल आपस में लड़ रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुमने मुझसे कहा ओ। तो वहीं से वो लड़की कहती है कि जीसस, मैंने तो तुमसे बस कहा। तो आदमी कहता है कि तुमने मुझसे कहा ओ, जैसा कि ओ तुम्हें जॉब नहीं मिली दोबारा से, अब हम अपने बच्चे का खाना पीना कैसे करेंगे, जैसे मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में चिंता नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं एक जॉब हासिल करने की। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि तुम्हें ये शायद सुन के थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आम आदमी हूं अल्फ्रेड? नहीं, मैं बैटमैन हूं। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे जोकर का नाम तब से पता है जब हमारी उससे मुलाकात हुई थी और उसके ठीक एक हफ्ते बाद मैं जोकर की पूरी आइडेंटिटी जान चुका था। तो ये सुन के अल्फ्रेड की आंखें बाहर आई थी और कहता कि क्या। उसी तरह मैं उसी कपल की स्टोरी सुनाई जा रही थी कि किस तरह से उसकी जो वाइफ होती है वो पुलिस से कंप्लेन कर रही होती है कि वो मुझे अपने पास से कभी छोड़ेगा नहीं, वो मेरे बच्चे और मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा करने की कोशिश करता है, अब मैं उसको ज्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसी तरह हम देखते हैं कि वो औरत बेसिकली यहाँ पे जो है कुछ लोगों के पास आके रो रही होती है और कहती है कि वो मुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा और मुझे नहीं पता कि मैं चले गई तो वो मेरे बच्चे का क्या हाल करेगा। तो वो लोग कहते हैं कि इट्स ओके लेडी, हम लोग वो सब करने की कोशिश करेंगे जो हम आपके लिए कर सकते हैं। उसी तरह देखते हैं कि वो जो आदमी होते हैं बेसिकली वो उसके हस्बैंड यानी कि जो आदमी था जो कि बहुत ज्यादा अजीब तरीके से गुस्सा कर रहा था, उसके पास आके और वहीं से वो आदमी बताते हैं कि आई एम सॉरी सर, हमें आपको बताना पड़ेगा लेकिन आपकी वाइफ का आज सुबह ही एक्सीडेंट हुआ है। अपीरेंटली वो जो है बेबी बॉटल हीटर को जो है टेस्ट कर रही थी, लेकिन एक तरह का इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ जिसके बाद वेल वो मर चुकी हैं सर, तो हमें माफ कीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली उस हस्बैंड से किस तरीके से यहाँ पे वो लोग आके झूठ बोल रहे हैं कि उसकी वाइफ अब मर चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल उसकी वाइफ को यहाँ से कहीं और ले जाया जा रहा होता है ताकि वो उस आदमी से उसका पीछा छुड़वा सकें। और वहीं से ब्रूस बोलता है कि इसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए अल्फ्रेड, उसका नाम कभी कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि अगर उसका नाम पता चल गया कि वो शख्स कौन है तो ये दुनिया जो उसकी फैमिली को कभी भी अकेले सुकून से जीने नहीं देगी। वो प्रेस वाले लोग जो हैं वो उसकी फैमिली को तलाश कर ही लेंगे और अगर प्रेस को उसकी फैमिली मिल गई तो जोकर भी उनको तलाश कर ही लेगा। तो हाँ, मुझे पता था उसका नाम, लेकिन यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि जोकर का क्या नाम है, ये बात कभी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। और हम देखते हैं कि बेसिकली आज हमें अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये बताया जा रहा है कि ब्रूस वेन जोकर के बारे में तब से जानता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था, यानी जब उसका पहला एनकाउंटर हुआ था जोकर से उसके एक हफ्ते बाद ही उसको जोकर की आइडेंटिटी पता चल गई थी। क्योंकि हम आखिरकार ये सोच भी कह सकते हैं बैटमैन जो है डीसी कॉमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव है, वो जोकर के बारे में नहीं जान पाएगा तो कौन जान पाएगा। और बेसिकली जोकर वही हस्बैंड है जिसकी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में कहानी सुनाई जा रही है, जो कि अपनी बीवी बच्चों के ऊपर जुल्म करता था और उसकी वाइफ उससे बेजार आ चुकी थी और बेसिकली बैटमैन ने ही उसकी वाइफ को जो है अपने हस्बैंड से अलग कर दिया था। उसी तरह देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे उसकी वाइफ और उसका बेटा जो है वो अब यहाँ पे बड़े हो चुके हैं और वो लोग अलास्का के अंदर यहाँ पे बिल्कुल अलग रह रहे हैं और ब्रूस वेन उनके बारे में जानता है और उनके ऊपर नजर रखने के लिए आता रहता है।
तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बेसिकली जोकर जो है वो एक तरह का पागल इंसान था जिसकी वाइफ और उसका बच्चा उसको छोड़ के चले गए थे। उसके बाद से वो और ज्यादा खतरनाक हो गया था और बेसिकली जो जोकर नंबर 2 था द कॉमेडियन, वही दरअसल एक असली जोकर था और उसने ही बाकी के दोनों जोकर्स को बनाया था। दी एंड। तो 3 जोकर्स की स्टोरी के अंदर हमने सारे के सारे इमोशंस को, एक्शन को और पूरी की पूरी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी राइटिंग को देखा। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस पूरी की पूरी मूवी को शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो आपने इसको एंजॉय तो ज़रूर किया होगा। अब यहाँ पे हम भले बैटमैन के ज़बरदस्त तरीके के दिमाग की बात करें कि उसने जोकर का पता इतने सालों पहले ही लगा लिया था, या फिर हम यहाँ पे जेसन टॉड के कैरेक्टर की बात करें जिसको इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और उसके ऊपर स्पॉटलाइट भी डाली गई है। और ये स्टोरी मुझे इस वजह से भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर जेसन टॉड और जोकर के बीच जो सारे के सारे पुराने लड़ाई झगड़े हुए थे उसके ऊपर भी काफ़ी एक हैवी जो इन्फ्लुएंस डाला गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट रिटन स्टोरीज थी जो कि जोकर के कैरेक्टर के ऊपर लिखी गई है और ये एक वेल डिजर्व स्टोरी है जो कि जोकर एक बहुत ही लंबे टाइम से डिजर्व करता था। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी कैसी लगी है और साथ साथ मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको कैसा लगा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर के अंदर इसी तरह डीसी कॉमिक्स को मूवीज़ की फॉर्म में और ज़्यादा शेयर करूँ जो हमने पिछली अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर दिया ऑलरेडी, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस पूरी की पूरी मूवी को एंजॉय करा है और आप इस तरह फ्यूचर के अंदर ज़बरदस्त तरीके का कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जहां पे मैं अपडेटेड न्यूज़ को शेयर आपके साथ कर ही रहा होता हूं। सो गाइस, दिस इज स्पीच। अगर मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच।